हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कैपिटल गेन का फोर्थ क्लास स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 4। इससे पहले जो लास्ट 3 क्लासेस में जो भी हम लोग सीखे हैं उसका ऑलरेडी क्विक रिवीजन हम लोग करके यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं एज अ पार्ट 1। तो अभी से जो भी हम लोग करेंगे इसको कवर करने के बाद इसका क्विक रिवीजन पार्ट 2 बोल के अपलोड करेंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले तो पार्ट 1 में हम लोग क्या देख चुके हैं, इसका कैपिटल एसेट होता क्या है, ट्रांसफ़र का डेफिनेशंस क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है, एडवांस अगर लिए होंगे उसका फॉरफिचर का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट जो है था 1/4/2001 से पहले अगर कोई कैपिटल एसेट परचेस किए होंगे तो उसका और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस क्या होगा, उसमें अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, ठीक है। उसके बाद जो कोई कैपिटल एसेट अगर बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर इनहेरिटेंस मिला होगा तो उसका क्या करना है, जो हम लोग प्रीवियस ओनर कॉस्ट वगैरह लिए करते थे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस सेक्शन 50C, दैट इज़ अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह बेच रहे, अगर उसका सेलिंग प्राइस उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो वहाँ पे 10% ऐड करके सेलिंग प्राइस से हम लोग कंपेयर करते थे कि तब भी कम है कि ज़्यादा है। अगर 10% ऐड करने के बाद भी सेलिंग प्राइस कम हो रहा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जा रहा था, ठीक है। वहाँ पे दो दो अगर तुम्हारे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन था, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला लेते थे, प्रोवाइडेड कुछ एडवांस वगैरह मिल जा रहा था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर फेयर मार्केट वैल्यू दोनों रहेगा तो हम लोग विच एवर इज लोअर, मतलब एसएससी का फेवर में जो जाता है वो हम लोग कंसीडर कर रहे थे, राइट। उसके बाद हम लोग किए थे स्लम सेल, सेक्शन 50 कैपिटल बी। स्लम सेल मतलब क्या होता है, वहाँ पे कोई बिजनेस अंडरटेकिंग्स को हम लोग एज अ कोई भी सपोज एक बिजनेस है, उसका बहुत सारा लाइन ऑफ बिजनेस है, बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो कुछ सेगमेंट कुछ डिविजन्स को बेचना चाहता है तो एज अ लम सम कंसिडरेशन अगर बेच देता है विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल एसेट एंड लाइबिलिटीज का वैल्यूज़ वगैरह, तो अलग अलग एसेट का कैपिटल कैलकुलेट नहीं करके बिजनेस एज अ होल एक कैपिटल ऐसे ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पे हम उस तरह से करते थे स्लम से। तो वहाँ पे तुम लोग पता है हम लोग नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे थे एंड वहाँ पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह नहीं मिल रहा था। और जब नेटवर्थ कैलकुलेट वगैरह कर रहे थे वहाँ पे अगर कोई डिप्रिसिएबल एसेट है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इनकम टैक्स के हिसाब से जो रिटर्न डाउन वैल्यू होता है डिप्रिसिएट माइनस करने के बाद वो ले रहे थे। जो नॉन डिप्रिसिएबल एसेट था, फॉर एग्जांपल लैंड एंड अदर करंट एसेट लाइक डेटर फिटर स्टॉक इन ट्रेड वगैरह, तो वो सब क्या है तुम्हारा एज पर बुक वैल्यू जो अकाउंट्स का वो हम लोग ले रहे थे। लाइबिलिटी माइनस कर रहे थे ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर डिस्कस किए थे कि कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड या फिर उल्टा स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करना, तो ये भी तुम्हारा ट्रांसफर का डेफिनेशन में आ रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जब कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो जिस साल कन्वर्सन पे उस साल कुछ नहीं करना, पर जिस साल हम लोग एसेट बेचेंगे उस साल दो दो इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, एक तुम्हारा कैपिटल गेन वाला इनकम, दूसरा तुम्हारा बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होता है कि सेल माइनस जो तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू होता है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन, उससे तो बिजनेस इनकम आ गया था। और कैपिटल गेन का इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ कन्वर्सन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही मिल रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सर जिस जिस ईयर में कन्वर्सन हुआ उस ईयर तो बेचे नहीं, बेचे तो सपोज आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद जब एक्चुअल में सेल हुआ, तो नाउ इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक मिलेगा कि एक्चुअल जिस ईयर में सेल हो रहा उस ईयर की, या फिर तुम्हारा डेट ऑफ कन्वर्सन जो इस ईयर में तो उस साल, कौन सा, ये एक्सेप्शन है नॉर्मली सेल का ईयर में होता है, बट इस केस में सेल का नहीं, डेट ऑफ कन्वर्सन वाला ईयर तक का ही बेनिफिट तुमको इंडेक्सेशन का मिलेगा, राइट। उसके बाद हम लोग किए थे तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम वाला केस में क्या होगा, एंड कंपलसरी एक्विजिशंस वाला किए थे। इंश्योरेंस क्लेम का वाले में क्या था, सपोज जो जो एसेट कैपिटल एसेट था उसमें अगर हम इंश्योरेंस कवर करके रखे थे तो उस कैपिटल एसेट का जब डिस्ट्रॉय होगा बिग ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जो अर्थक्वेक वगैरह जो था या फिर फ्लड या फिर एनिमी, दो कंट्री के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसका वजह से, तो जो भी होता था अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला या फिर पैसे के बदले कुछ नया एसेट रिप्लेसमेंट करके दिया, दैट वाज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैपिटल एसेट को बेच नहीं रही, उसका डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रॉय को भी ट्रांसफर बोला जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज रिलिंक्विशमेंट ऑफ माई राइट, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, राइट मेरा खत्म हो जा रहा था उस एसेट के ऊपर। अब उससे माइनस करना पड़ता है कॉस्ट, तो एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट था अगर वहाँ पे इंडेक्सेस का बेनिफिट भी मिलता था अगर लॉन्ग टर्म है तो। अब यहाँ पे जब इंडेक्सेस का बेनिफिट निकालने के लिए हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करे थे, कहाँ तक का, जिस साल इंश्योरेंस क्लेम का नहीं, और एक पॉइंट यहाँ पे टैक्सेबिलिटी कब आएगा, जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ उसी साल, या फिर जिस साल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा या फिर एसेट मिलेगा उस साल, जिस साल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा या फिर एसेट मिलेगा रिप्लेसमेंट एसेट उस साल, ठीक है। बट उस साल टैक्सेबिलिटी आके टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है, ओके। बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक मिलेगा, जिस ईयर तुम्हारा एसेट डिस्ट्रक्शन हुआ था, डिस्ट्रॉय तो उस साल तक। हम लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जिस साल पैसा मिला उसी साल का इंडेक्सेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलती हो जाएगा। हम जो क्लास में डिटेल में डिस्कस वहाँ पे क्या करना है,
जिस साल ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ था उसी साल का इंडेक्सेशन को मल्टीप्लाई करना है इंडेक्सेशन बेनिफिट निकालने के लिए। सेम था तुम्हारा कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन वाला पॉइंट याद होगा कि जब भी कंपलसरी गवर्नमेंट मेरा कैपिटल एसेट एक्वायर कर लेता है, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, वट एवर इट इज़, ठीक है, तो वहाँ पे जब तक गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देता तब तक कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं, ना ही मेरा लायबिलिटी भी क्रिएट हुआ इनकम टैक्स के नज़र में। जब भी थोड़ा बहुत भी अगर इनिशियल कंपेंसेशन पार्ट या फुल कुछ ही मिल जाएगा तो मेरा लायबिलिटी आ जाता, पूरा जितना इनिशियल कंपेंसेशन था वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे। यहाँ पे इंडेक्सेस का बेनिफिट ही मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो। सेम यहाँ पे भी जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, कब तक मिलेगा, जिस साल पैसा मिला गवर्नमेंट उस साल की, जिस साल हमको कंपलसरी एक्वायर किया गवर्नमेंट उस साल, जिस साल कंपलसरी एक्वायर किया उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, इनहैंस कंपनसेशन के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो अगर कंपनसेशन इनहैंसमेंट हुआ तो जब पैसा मिलेगा तभी टैक्सेबल होगा। इनहैंस कंपनसेशन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी तुम फर्स्ट टाइम जब कैपिटल गेन कैलकुलेट किया इनिशियल कंपनसेशन के ऊपर तुम ऑलरेडी ले चुका है, राइट। फिर तुम समटाइम्स गवर्नमेंट डिले करके पेमेंट करने के लिए कंपनसेशन इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट तुम्हारा एज इट इज टैक्सेबल होगा एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, राइट। बस यही था, हम लोग अभी तक मेहनत करके यही सीखे हैं। तो आज का जो फोर्थ क्लास का लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो अभी हम बताएं इसका डिटेल में क्विक रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है, तुम लोग देख लेना, ओके। सॉरी। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो भी है। कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पढ़ने का तरीका जिस तरह से हम अंडरलाइन करके पढ़ाते हैं घर में उस तरह से करना। फर्स्ट अंडरलाइन करना, सेकेंड टाइम जब रीड करेंगे उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, सो दैट तुम जब घर पे क्विक रिवीजन करोगे जैसे हाईलाइट वाला पॉइंट है तुमको पढ़ना है बेसिकली। तो ये जो प्रोविजन है किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले कंपनी के लिए नहीं है, फर्म के लिए भी नहीं है। ये प्रोविजन जो है एप्लीकेबल है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। पता है तुम लोग इनकम टैक्स में एसएससी या फिर पर्सन बहुत टाइप का कैटेगरी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एओपी, बीओआई, बहुत सारा है। तो यहाँ पे पर्सन मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ का बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, ये सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर अ लैंड ओनर अगर लैंड या फिर उसका बिल्डिंग या फिर दोनों, लैंड प्लस बिल्डिंग बन सब, ओनली लैंड है, खाली ज़मीन है, लैंड है, या फिर उसमें एक तला घर बना हुआ था तो बना हुआ था, ठीक है, उसको अगर किस एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में किसको ट्रांसफ़र करती है, एक प्रोमोटर को ट्रांसफ़र करती है। इसका कहानी पहले तुम लोग बताते, बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि आजकल जो प्रोमोटिंग होता है, लैंड ओनर क्या करता है, उसका ज़मीन रहता है, नॉर्मली एक क्या होता है टाली बाड़ी रहता है, कोलकाता वगैरह में तुम अगर देखा होगा टाली बाड़ी रहता है, या एक तला घर बना हुआ छोटा से। अब लैंड प्रोमोटर उसको बोला कि एक काम करते हैं, आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने दो हमको, आपको हम इतना करोड़ रुपये पैसे भी देंगे, प्लस आपको एक काम करते हैं कोई भी एक फ्लोर आपको दे देंगे, या फिर कोई नंबर ऑफ़ रूम्स आपको दे देंगे हम, ठीक है। इसे लैंड ओनर देखिए यार ठीक है, मेरा हमको तो क्या हुआ, पैसा भी मिल गया, घर भी मिल गया, फ्लैट भी मिल गया, प्लस यहाँ पे जो रहेगा उससे हम कुछ रेंट में भी ले सकते हैं पैसा। तो यहाँ पे तब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, लैंड ओनर मस्ट भी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का साथ किसी और का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लैंड ओनर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी लैंड ओनर प्रोमोटर को, अब प्रोमोटर उसको पैसा भी दे दिया, ठीक है। पैसा क्या अभी दे देगा, अभी हो सकता है थोड़ा एडवांस दिया होगा, तो पूरा कंप्लीट होने तक तो थोड़ा टाइम लगता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लैंड ओनर जो है इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, उसका कैपिटल गेन तो होगा, वो लैंड बेची या फिर बिल्डिंग बेची, कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन तो होगा। बट ये जो कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी उसको ऊपर कब आएगा, तो जिस साल सपोज आज हम वो प्रमोटर है, सपोज XYZ लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रमोटर है, वो मेरे पास आया तो उसके साथ अग्रीमेंट वगैरह करके पावर ऑफ अटॉर्नी देके हम ट्रांसफर तो कर दिया, ट्रांसफर तो हो गया, द ट्रांसफर हैज़ टेकन प्लेस, कैपिटल एसेट मेरा नाम में नहीं, अब उसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी देके ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जो हमको देगा बोला था कि पैसा देगा, फ्लैट देगा, ये कब देगा, जब तक कंप्लीशन नहीं हो तब तक तो होगा नहीं, हो खुद थोड़ा बहुत तुमको एडवांस दे सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो मेरा, तब हमको टैक्स कब कैलकुलेट करना है कि मेरा कैपिटल कितना हुआ, कितना टैक्स देना है, तो किस साल कैलकुलेट करना है, जिस साल एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है रेस्पेक्टिव एरिया का, वहाँ से इंजीनियर लोग आके, गवर्नमेंट इंजीनियर लोग आके कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगा, तो जिस साल तुम्हारे से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया उस साल तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा, अभी नहीं। तो 5 साल बाद ही अगर तो ये बिल्डिंग कंप्लीट होता है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, तो उस साल जाके हम अपना कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे सवाल आता है कि तो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दैट इज तो मेरा इनकम क्या होगा,
तेरा इनकम क्या है, सामने वाला तुमको जितना कैश दिया, आइदर चेक या फिर कैश वॉटेवर कैश दिया, प्लस जितना तुमको इन काइंड में जो तुमको फ्लैट दिया एसेट, तुमको बोला कि एक फ्लोर दे देते, अगर तुमको सब एक फ्लोर दे दिया या फिर 4-5 तो फ्लैट दे दिया, उसका मार्केट वैल्यू तुम्हारा इनकम है। तो कैश प्लस जो फेयर मार्केट वैल्यू जो तुमको अगर एसेट दिया होगा, एसेट मतलब जो फ्लैट वगैरह बना के दिया होगा, ठीक है, वो तुम्हारे लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन, माइनस तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तुम कितना में वो लैंड या फिर जो ज़मीन था तुम्हारा कितना में तुम खरीदा था, वो तुम कितना पैसा दिया, सपोज 10 करोड़ दिया प्लस 2 करोड़ का फ्लैट दे दिया, 12 करोड़, तुम्हारा खर्चे कितना था, सपोज तुम्हारा दैट इज कॉस्ट ऑफ लैंड, उसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट वगैरह लेके आना 6 करोड़, तो बाकी 6 करोड़ का तुम्हारा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको तुमको टैक्स देने पड़ेगा। तो एक ये कंसेप्ट वही है बेसिकली, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, ये सब अमेंडमेंट करके लाया गया है, हम लोग टाइम में नहीं था। तो हम लोग टाइम में जो लैंड ओनर वगैरह जो थी वो बच जा रही थी, इनकम टैक्स नहीं दे रही थी, तब गवर्नमेंट ने सोचा अरे यार ये एक एरिया है जो हम लोग से छूट रहा है, यहाँ इस टाइप का ट्रांजेक्शन तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सब जगह होता है, तो लैंड ओनर तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती है यहाँ से, बट उसको तो कोई कैपिटल गेन टैक्स देती ही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे बोला कि द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट, तुमको बैकग्राउंड समझ में आया, हर इसका पीछे एक बैकग्राउंड है। इस सेक्शन के बोला कि लैंड ओनर अगर लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर दोनों, लैंड प्लस बिल्डिंग बोथ, ठीक है, अंडर ट्रांसफ़र करते हैं अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एंड द सेड एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट, वो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है दैट इसके बदले उसको क्या मिलेगा, ही और शी शैल गेट इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब रिटर्न में क्या मिलेगा, वो जो लैंड ट्रांसफ़र की, लैंड बिल्डिंग या फिर दोनों, उसका बदले क्या मिलेगा, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सच कैपिटल एसेट शेयर्स इन द न्यू प्रोजेक्ट, जो नया प्रोजेक्ट है उसमें उसको एज अ कंसिडरेशन उसको शेयर मिलने वाला है। मतलब वो जो बोला, हम सपोज 10 तल्ला बिल्डिंग बना तो 1 तल्ला इसको दे दिया, सपोज 5 फ्लैट इसको दे दिया, ठीक है, तो शेयर्स इन द न्यू प्रोजेक्ट मिला, या फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लेके 20% मेरा है, जितना भी तुम फ्लैट बनाएगा 20% मेरा, तो दैट इज द शेयर्स इन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, विथ या फिर विदाउट कैश कंसिडरेशन। अब डिपेंड करता है कि इसके साथ साथ उसको कैश देगा कि नहीं देगा। यस, समटाइम्स बोलता है कि हम कैश देंगे, समटाइम्स हम प्रोमोटर बोलता है कि हम कैश नहीं देंगे, आपको हम शेयर्स दे देंगे 20% 30%, मतलब नंबर ऑफ फ्लैट्स दे देंगे, दोनों है। तो जहाँ पे भी ये विथ या फिर विदाउट कैश कंसिडरेशन हो सकता है, तो तुमको तुम्हारे लिए फुल वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड करना है अगर है तो। द तब बोला द कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर। अब क्वेश्चन अराइज हो तो सर कैपिटल ट्रांसफ़र तो हो गया, अब कैपिटल गेन कब मेरा लाइफ टैक्सेबल होगा, इन द प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर होल या फिर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, अगर पार्टली भी अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया तो उस जिस साल तुम्हारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, ठीक है, कोई भी कंपेटेंट ऑथोरिटी, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है एडीडीए है, यहाँ पे कौन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एडीडीए देता है, तो कोलकाता में उसे अलग अलग अथॉरिटी, हर सिटीज़ में अलग अलग अथॉरिटीज़ है, कंपेटेंट अथॉरिटीज़ को हम बोलते हैं, तो वहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो जिस साल तुम्हारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस साल तुम्हारा कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। सपोज अगर हम जैसे ये कहानी बोले, सपोज 5 साल पहले हम ये सब ट्रांसफ़र वगैरह कर दिए, बट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस साल हुआ, तो इसी साल तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ये तो प्रीवियस ईयर है, कैलकुलेट कब करेंगे, इसका असेसमेंट ईयर, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को बैक ऑनलाइन, ठीक है। ये लैंड ओनर ट्रांसफ़र किया था क्या भाई, लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर दोनों, अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एंड उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था इसका बदले क्या मिलेगा उसको, शेयर्स इन द न्यू प्रोजेक्ट, शेयर्स इन द न्यू प्रोजेक्ट, कैश के साथ भी मिल सकता है या फिर विदाउट कैश भी मिल सकता है, शेयर्स सपोज 20% फ्लैट प्लस 2 करोड़ रुपया, या फिर बोला ना कि हम तुमको 30% शेयर्स देंगे कोई पैसा नहीं देंगे, तो कोई भी, दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है। इन दैट केस क्वेश्चन होता है कि सर जो लैंड ओनर ट्रांसफ़र की उसके लिए तो कैपिटल गेन होना चाहिए, बट उसका टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट होगा, तब बोलता है यहाँ पे द कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर। देखो किस तरह से हम रीड करें, फोकस इट दैट, घर में तुम उसी तरह से पढ़ना है, इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर होल या फिर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ये अगर ये तरीका तुमको समझ में आ गया, तुम कुछ भी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर सकते हो जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ तक तो क्लियर है एकदम, टैक्सेबल कब होगा ये समझ में आ गया, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा होल या फिर पार्ट
उसी साल टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन होता है तो सर फुल वैल्यू कैपिटल गेन के लिए तुम लोग को पता होगा एक होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो हम थोड़ी देर पहले बताएं, शैल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर तुमको शेयर्स इन द न्यू प्रोजेक्ट मिला होगा उसका वैल्यूएशन कौन हो क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स बिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब सपोज जो लैंड एंड 10 तला बिल्डिंग बनाया था उसमें मेरा 30% शेयर्स था, उस 30% लैंड एंड बिल्डिंग का जो मेरा फ्लैट का जो मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा वो दैट विल बी द माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज इंक्रीज्ड बाई कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश। मतलब और तुमको क्या ऐड करना है, अगर कैश मिला होगा तो कैश ऐड करो, दैट इज एफ वी सी इक्वल्स टू वट एस डी वी ऑफ ओन शेयर, उसका खुद का पूरा बिल्डिंग का नहीं, सिर्फ उसको जितना मिला है। अब तुम पूरा बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगा दो काफ़ी हो जाएगा भाई, उसमें तो मेरा हिस्सा तो 30% है, तो हमको तो 30% में 30% लेना है ओन शेयर, ठीक है। प्लस अगर कुछ कैश मिला होगा तो बस यही उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर इनकम है, ठीक है। ये वर्ड का लैंग्वेज लिखा होता है एज इंक्रीज बाय, दैट इज एफ बी सी इक्वल्स टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल्स टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ उसका खुद का शेयर्स का, उस वो जो कैपिटल एसेट था उसमें से उसका शेयर कितना हुआ फाइनली कंप्लीशन होने के बाद, प्लस कैश कंसिडरेशन कितना मिला। अगर मिला तो कैश ऐड करना, नहीं मिला तो नहीं ऐड होगा, खत्म, ठीक है। बस यही है। अब इसी का एक कहानी लिखा हुआ है यहाँ पे, हम जस्ट गो थ्रू कर रहे रीड कर लें, जो कहानी ऑलरेडी तुम लोग को हम बता चुके हैं, ठीक। क्या है, जनरली कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक प्लेस। ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग में चार्जिंग सिस्टम देखे, जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल कैपिटल गेन लगना चाहिए, ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। बट इसका बहुत सारे एक्सेप्शन देखे, इंश्योरेंस क्लेम, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद तुम्हारा ये अभी ये आगे तुम्हारा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू, अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, तुम सोचो अगर लैंड ओनर को अगर सिर्फ यही कंसेप्ट रहता, यही प्रोविजन रहता कि जिस साल कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ उसी साल कैपिटल गेन देने पड़ेगा, तो लैंड ओनर इतना पैसा कहाँ से लेकर आएगी, उसका तो हो गया खत्म। तो तब बोला इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द जेन्युइन हार्डशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर to pay capital gain tax in the year in which property is handed over to the real estate developer for development of the project। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A नया सेक्शन इसको लाया गया, हैज़ बीन इंसर्टेड, इसको लाया गया। तो हर चीज़ का बैकग्राउंड समझना है तभी इनकम टैक्स इजी लगेगा, अदरवाइज रटने वाला कंसेप्ट हो जाएगा फिर। तब ये सेक्शन लाया गया, क्यों लाया गया समझ में आया कि भाई नहीं जिस साल ट्रांसफर हो उस साल तो पे करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उसको पैसा ही मिलेगा जब तक कंप्लीशन, तब तक पैसा मिलेगा नहीं ना, स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन हो पाएगा। तो तब बोल रहा है कि ये लाया गया वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तभी एप्लीकेबल है, शैल बी लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर होल या फिर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कंप्लीशन अथॉरिटी। समझ में आया? आधा भी करता है तब भी, हम्म, अगर आधा भी करता है। थोड़ा बहुत भी अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तो जिस साल मिलेगा उस साल, ठीक है। ठीक है। समझ में आया बैकग्राउंड, ये सेक्शन क्यों लाया गया। ओके, नाउ क्वेश्चन 21। मिस्टर आर एक रियल एस्टेट डेवलपर था, एंटर इनटू अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद मिस्टर एल। तो यहाँ पे इनकम टैक्स का लायबिलिटी किसका हाथ में आएगा, मिस्टर आर के हाथ में या मिस्टर एल के हाथ में? ओनर कौन है भाई, ओनर ट्रांसफर जो करता है ओनर, तो ओनर तो मिस्टर एल है, ये है ना लैंड का ओनर, लैंड ओनर तो ये है मिस्टर एल, तो मिस्टर एल के लिए लायबिलिटी है ना, वो ये तो प्रोमोटर है, ये तो जस्ट डेवलपर है, वो तो आपको उसका बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस इनकम उसका जाएगा, बट कैपिटल के टैक्स लगे तो मिस्टर एल ना जो ट्रांसफ़र करता है उसके पास जाएगा ना। नाउ एज पर द एग्रीमेंट मिस्टर एल शैल ट्रांसफर इस लैंड, तो कौन ट्रांसफर कर रहा है, मिस्टर एल, तो इसका ना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा मिस्टर एल का, राइट। ट्रांसफर इज आर लैंड इज अ कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चर लैंड होता है रूरल विलेज में, रूरल इंडिया में तो तुम्हारा कैपिटल एसेट नहीं होता, बट अदर देन कोई भी एरिया में तो कैपिटल एसेट ही है लैंड। मिस्टर आर मतलब रियल एस्टेट डेवलपर को दिया, फॉर विच मिस्टर एल विल गेट 50 लाख एज रिफंडेबल एडवांस, तो 50 लाख रुपये उसको बोला कि हम तुमको
एडवांस देते 50 लाख रुपये, बड़े रिफंडेबल है, जब काम कंप्लीट हो जाएगा हम तुमको तुम्हारा शेयर्स दे देंगे, तुम हमको 50 लाख दे देना, ये कंडीशन है। एंड बोला कि 45% ऑफ द फ्लैट बिल्ट इन द प्रोजेक्ट एज इज शेयर्स इन द प्रोजेक्ट, तो उसको कितना मिलेगा एज अ कंसिडरेशन, क्या मिलेगा उसको, जो भी प्रोजेक्ट का फ्लैट होगा, नंबर ऑफ फ्लैट का 45% इसके हक में जाना है, इसको मिलेगा। ओके, और इन एडिशन टू फ्लैट उसको बोलेगा 100 लाख का कैश भी मिलेगा। इन एडिशन टू दैट ही विल ऑल्सो गेट 100 lakhs इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इस साल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 100 लाख रुपया पैसा भी देगा उसको, ठीक है। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर एज अंडर, बोला कब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर 22-23 में, मतलब इस ईयर करेंट ईयर में। तो टैक्स लायबिलिटी कब कैलकुलेट करना है, 22-23 का इनकम हम एसेस मीडिया 23-24 में कैलकुलेट करेंगे, 22 खत्म हो जाएगा। अब बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड ओनर का शेयर्स एज ऑन द डेट ऑफ पोजीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ था, कितना है 200 लाख। एक बात बताओ, अभी नहीं अभी से बताया तुम लोग, फिर आंसर कैसे पूछेंगे, पहले हम क्वेश्चन रीड करते फिर तुम से पूछेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड कितना था, 60 लाख, एक कैलकुलेट करके दे दिया, अदरवाइज तुम कैलकुलेट करने पड़ता। सपोज ओरिजिनल कॉस्ट जितना था डिवाइडेड बाय जिस साल का परचेस था उस साल का इंडेक्स इनटू यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम क्या करता, जिस साल ट्रांसफ़र किया था यहाँ पे इंडेक्सेशन कौन से ईयर का होगा, ट्रांसफ़र वाला ईयर, नॉट करेंट ईयर, इस साल का नहीं, वही सेम चल रहा है, ठीक है फंडा। यहाँ पे गलती हो सकता है, यहाँ पे सपोज ट्रांसफ़र किए थे आज से 5 साल पहले, तो तभी का इंडेक्सेशन होगा, नॉट अभी का। अभी तो जैसे हम टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करें, बट ट्रांसफ़र तो 5 साल पहले हो चुका है, तो तब तक का तुमको बेनिफिट मिलेगा इंडेक्सेशन का। सपोज ट्रांसफ़र किए थे हम, सपोज हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे सपोज 1920 में, तो 1920 का जो इंडेक्सेशन था उससे मल्टीप्लाई करना है। परचेस किए थे हम 2003-4 में, तो 3-4 का जो इंडेक्सेशन था उससे डिवाइड करना है, तो ऐसा करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला हुआ, कैलकुलेट करके दे दिया। अब बोला डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन, डिस्कस करो। तो तुमको लिखने का स्टाइल क्या होगा, पहले तुमको बताना है कि यहाँ पे ही विल बी लायबल टू पे कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ होल या फिर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 में उसको देना है, करेक्ट। दूसरा यहाँ पे सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, तुम लोग आंसर नहीं देखना, तुम लोग बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, बोलो ऑनलाइन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, यहाँ पे क्या था कंसेप्ट, फुल वैल्यू ऑफ का 300 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश का अगर कंसिडरेशन मिला तो कितना होगा, बोलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 300 lakhs 200 लाख, 200 लाख मिला, ये 200 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसका खुद का शेयर्स का, ओके खुद का शेयर्स। अगर ये ऐसा रहता क्वेश्चन का घुमा देता, बोलता कि 200 लाख जो है पूरा बिल्डिंग का है, तो इसका कितना था 200 लाख इंटू 45%, बट यहाँ पे बोल दिया उसका खुद का शेयर्स का, यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है। और क्या बोला, कैश कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन कितना मिला उसको, और जो 50 लाख जो मिला वो क्या होगा, वेरी गुड। यहाँ पे गलती हो सकता है, तुम क्या करेगा पता है, गलती से जो 50 लाख जो मेरा कैश कंसिडर रिफंडेबल एडवांस मिला था, तुम उसको भी कंसिडरेशन कैलकुलेट कंसिडर कर लेगा, तो वहाँ गलती हो जाएगा। कंसिडरेशन मतलब जो तुम्हारा खुद का हक का पैसा है यार, तो यहाँ पे 50 लाख तुमको एडवांस दिया जो भी रिफंडेबल है, तुमको रिफंड कर देगा, तो तुम्हारा हक का नहीं है, तुम्हारा हक का क्या है 40% फ्लैट प्लस ये 100 लाख रुपीज़, तो 200 लाख प्लस 100 लाख 300 लाख, ये तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। गलती यहाँ पे होगा कि 50 लाख को भी तुम ये कर लेगा, कंसिडरेशन में ऐड कर लेगा, वहाँ मिस्टेक्स हो सकता है। तो तुम्हारा लिए फुल वैल्यू क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, तुम्हारा खुद का शेयर्स का, ठीक है, प्लस कंसिडरेशन जो मिला है कैश में इफ एनी, तो 200 प्लस 300 लाख। 50 लाख जो एडवांस मिला है तो रिफंडेबल एडवांस है, दे देने पड़ेगा, तो हेंस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। कोई भी एडवांस अगर किसी से लेते हैं जो रिफंडेबल है तो मेरे कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये रहा तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 300 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कैलकुलेट करके दे दिया है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करके नहीं भी दे सकता, तुमको निकालने पड़ेगा इंडेक्सेशन। लैंड का, और सपोज ये लैंड का ओरिजिनल कॉस्ट था 50 लाख, 2003-4 का परचेस था, तो 2003-4 का इससे डिवाइड करेंगे इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। हम बेच का हमको पैसा कब मिला 22-23 का, बट हम एग्जाम में क्या लिए थे, हम ट्रांसफ़र कब किए थे सपोज 1920 में, तो 1920 का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे गलती हो सकता है, नॉट ईयर
इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव, ठीक है, इस साल नहीं, नॉट 22-23 नहीं होगा, ये सब तुम्हारा एक्सेप्शन वाला रूल्स में जाता है। नॉर्मली होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, सही है, बट यहाँ पे ट्रांसफ़र तो हो चुका 5 साल पहले, उसी साल ही होगा, माना कि अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट ट्रांसफ़र 5 साल पहले हुआ तो 5 साल पहले का, यहाँ पे वो 1920 हम लेके चल रहे हैं, 1920 का होगा, ठीक है। विवेक कुमार सिंह एंड आशीष कुमार, समझ में आया? ठीक है, कुछ डाउट रहने से पूछना। इसको कहाँ रखें? यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, इसको यहाँ रखने से फायदा है, इसको छोटा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हो गया तुम्हारा कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो तुम लोग जैसे हम बोले घर में कैसे पढ़ना है, जिस तरह से हम फर्स्ट टाइम रीडिंग के पढ़ लिया, अब तुमको सेकंड टॉपिक में जाने से पहले फर्स्ट टॉपिक को और एक बार पढ़ना है शॉर्ट इन ब्रीफ की। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है क्या? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, लैंड ओनर जो लैंड ट्रांसफ़र करे, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह। दूसरा, ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लैंड ओनर अगर लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह ट्रांसफर करती है कोई प्रोमोटर वगैरह को, इन दैट केस उसका कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट होगा? इन द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, होल या फिर पार्ट, कुछ भी, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? तो उस प्रोजेक्ट में जो उसको शेयर्स मिलेगा, नंबर ऑफ फ्लैट्स का, उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो प्लस अगर पैसा मिला होगा नॉट रिफंडेबल एडवांस, ठीक है, वो ऐड होगा, बस खत्म हो गया। यही पढ़ रहे थे हम लोग तब से। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स प्लानिंग। अभी तक क्या है, हम लोग कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब सर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बाद जो कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी बचाने का स्कोप भी तुमको गवर्नमेंट दे रहा है, बोल रहा है कि आप चाहे तो कैपिटल गेन से कुछ एग्जाम्पशन ले सकते हो, फॉर दैट यू हैव टू मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स प्लानिंग करना है, सपोज यू आर इनकम टैक्स कंसल्टेंट, या फिर तुम कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपना कंपनी का काम करता है, ये फिर खुद से अपना CA फर्म चलाता है, तुमको अपना क्लाइंट को गाइड करना है कि आप कैपिटल गेन लायबिलिटी हुआ है तो आप काम करो, आप ऐसा ऐसे इन्वेस्टमेंट करो तो आपका कैपिटल गेन बच सकता है। तो ये टैक्स प्लानिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन क्या क्या है? सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन 54, ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन 54, ठीक है। तो सेक्शन 54 क्या बोलता है कि बोल रहा है, देखो ये वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तुम लोगों को याद होगा एक पेज था स्टार्टिंग में, ये देखो, ये जो हम लोग कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कर रहे थे, लास्ट में था ना एग्जाम्पशंस, यहाँ था ना एग्जाम्पशंस, तो हम बोले ना बाद में अलग से सेपरेटली कराएंगे, तो अभी हम इस एरिया में फोकस करें, ये हो गया तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में एक तो बचेगा एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन ट्रांसफ़र, मैं कैपिटल गेन नहीं होगा, कब ट्रांसफ़र हुआ तब भी कैपिटल गेन नहीं हुआ, कुछ उस सिनेरियो को देखने से हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, तो सेक्शन 54 अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो जो हम कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करें वो क्या है? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब जो भी कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग ऑन उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 12 महीना क्राइटेरिया है, क्या चीज़ का, 5 एसेट का था, लिस्टेड कंपनी का शेयर्स, म्यूचुअल फंड, लिस्टेड सिक्योरिटीज़, UTI, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद वो 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया था। 24 मंथ्स का क्या था? लैंड बिल्डिंग एंड अनलिस्टेड कंपनी का शेयर, बाकी सब 36 मंथ्स था। तो देखना है कि जो कैपिटल एसेट है वो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वो भी कौन सा? रेसिडेंशियल हाउस, दैट इज 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया, राइट। रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, रेसिडेंशियल नॉट कमर्शियल, रेसिडेंशियल हाउस। अरे ये एप्लीकेबल किसके लिए? ये एग्जाम्पशन किसको मिलेगा भाई? इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा, कोई फर्म, कोई इसको नहीं मिलेगा, कोई फर्म को या फिर कोई कंपनी को नहीं मिलने वाला, इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। कोई इंडिविजुअल एंड HUF वो क्या किया था, अपना रेसिडेंशियल हाउस किसी को बेचा होगा, तो बेचने से कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो लॉन्ग टर्म था, मतलब 24 मंथ्स बाद ही बेचा होगा, तो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। अब उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? उससे अगर एग्जाम्पशन लेना है तो क्या करना है? तो वही हम लोग को देखना है। तो
तो ये एसेट क्या उनसे था, लॉन्ग टर्म कैपिटल से, जो कि ना रेसिडेंशियल हाउस था। तो इससे क्या करना है, एग्जाम से कैसे मिलेगा, और उसको बोला परचेस करने पड़ेगा, परचेस ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस। तुम एक रेसिडेंशियल हाउस बेचा, तो एक काम करो, दूसरा एक रेसिडेंशियल हाउस खरीद परचेस कर लो। कितने दिन के अंदर, 1 साल के अंदर। टाइम लिमिट यहाँ करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। या फिर तुम परचेस नहीं करना है, रेडीमेड फ्लैट अगर तुमको परचेस नहीं करना है, तुम एक काम करो, कंस्ट्रक्शन कर लो वन रेसिडेंशियल हाउस, बट इन इंडिया। तुम इंडिया का बाहर जाके कहीं कर रहे हो तो नहीं, सपोज तुम इंडिया में अपना रेसिडेंशियल हाउस बेच के कनाडा में जगह सेटल कर रहे हो, वहाँ पे तुम घर बनाया, फ्लैट लिया, तो तुम उसका एग्जाम्शन नहीं ले सकता। तो तुमको अगर एग्जाम्शन लेना है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ वहाँ से एग्जाम्शन अगर लेना, एग्जाम्शन अगर लेना है, तो उसके लिए तुमको दूसरे रेसिडेंशियल हाउस खरीदने पड़ेगा। कितना, 1 ईयर बिफोर। ट्रांसफ़र से 1 साल पहले तुम खरीदो, 1 साल पहले मतलब लास्ट 12 में से तुम खरीदा होगा, आज हम बेचे हैं, इस साल बेचे हैं, इस साल डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, इस साल इस डेट में बेचे हैं, तो इससे 12 लास्ट 12 मंथ में अगर ऑलरेडी हम परचेस कर चुके हैं तो ठीक है, वो हम क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज तुम अगर ट्रांसफ़र करने के बाद, बेचने के बाद खरीदना है तुमको, तो भाई खरीदना है तो 2 साल के अंदर खरीदो, या फिर कंस्ट्रक्शन करना है कि 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। ये सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, तुम यहाँ पे खड़ा है, तुम कहाँ पे, 22-23 में, 22-23 का कोई भी एक डेट में हम करें, तो अगर यहाँ पे तुम ट्रांसफ़र कर लिया तो तुम्हारा कैपिटल गेन लग चुका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इससे अगर तुमको एग्जाम्शन चाहिए सेक्शन 54 वाला, तो उसके लिए क्या बोला, एक रेसिडेंशियल हाउस तुम खरीदो, आइदर इस ए वाला 1 ईयर पहले, या फिर ये 2, ये 3, ये 2 साल, ये परचेज वाला के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल टाइम दे रहे हैं, ठीक है। पहले खरीदने हैं तो लास्ट 1 ईयर के अंदर तुम खरीद चुका होगा, ये बाद में लेना है तो कमिंग 2 ईयर का अंदर परचेस कर ले, या फिर कंस्ट्रक्शन के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लो, तब जाके तुमको ये बेनिफिट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन आगे शुरू कर सकते कंस्ट्रक्शन स्टार्ट पहले कर सकते हैं, ठीक है, तब जाके बेनिफिट मिलेगा, तब जाके बोल रहा है कि तब जाके हम आपको एग्जाम्शन है। कितना एग्जाम्शन मिलेगा, जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस है, जो नया घर तुम परचेस किया होगा, रेडीमेड फ्लैट, या फिर जो हम घर बनाए होंगे वो। अब यहाँ पे तुम लोग से एक क्वेश्चन है, सोचो 22-23 का जब तुम रिटर्न फाइल करेगा, उसका मेरा इंडिविजुअल HUF के रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2000, ये कौन सा चल रहा है, 23 चल रहा है ना, 22-23 का मतलब ये 23 ही है, 23। ठीक है। अब सपोज तुम्हारा लिए इस साल 22-23 में तुम रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, तो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ भी है। अब तुमको एग्जाम से लेना है, अब अगर लास्ट 1 ईयर के अंदर तुम ऑलरेडी घर बना लिया है तो ओके, तेरा पास अमाउंट है, तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल दिया, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट ये है, तुम एग्जाम से क्लेम कर लियो। अब सपोज लास्ट 1 ईयर के अंदर तुम घर लिए नहीं है, अब तुम फ्यूचर डेट में, दैट इज़ तुम बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले कि हम अगला 2 साल में हम बनाएंगे, या अगला 3 साल में बनाएंगे, तो फिगर कहाँ से मिलेगा, तो आई विल गेट दैट कॉस्ट अमाउंट कहाँ से मिलेगा, तो हम तो अपना अंदाज से कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इनकम टैक्स बोला ये सिनेरियो, तुम एक काम करो, अगर तुम 31 जुलाई के अंदर, दैट इज़ बिफोर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, अगर तुम घर नहीं बनाया, प्रोक्योरमेंट नहीं किया, तो भाई तुमको जितना लगता है कि घर बनाने के लिए लग सकता है पैसा, उतना पैसा जाके एक अकाउंट ओपन करके कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करो पहले। अभी तो तुम्हारा क्या हो, तुम घर बेच के तुम्हारा पैसा मिला होगा, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ होगा, तो पैसा तो तेरा पास है ही। तो बोला तुमको जितना लगता है इस पैसा में से, सपोज इस मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ का हुआ है, इसमें से हमको लगता है कि 1 करोड़ में घर हम खरीद लेंगे, तो तुमको जितना भी लगता है, रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले तुम खरीदने होगा, तुम तो खरीदेगा, अभी तक तुम परचेस किए नहीं, बट स्टिल यू हैव द टाइम, 2 साल 3 साल, परचेस के लिए 2 साल एंड कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल टाइम है। तो हमको लगता है कि 1 करोड़ में हो जाएगा, तो हम क्या कि 1 करोड़ रुपये जाके कैप रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम बोल के बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है, वहाँ अकाउंट खोल के हम जमा कर दिए, तब जाके तुम जितना जमा करेगा उतना तुमको दे देगा। अब क्या हुआ, उसके बाद जब तुम घर बनाएगा पैसे चाहिए, तुम इसी अकाउंट से उठा उठा के खर्चा करो, CGDS का जो अकाउंट था, ये CGDS के अकाउंट से पैसा उठा उठा के तुम खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो, हो गया। हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज में नहीं खर्चा कर रहा है अगर, तो हाँ नहीं होगा ना, इसी पर्पस में खर्चा, तब तो तुम्हारा ये हो जाएगा, उसी पर्पस में कंस्ट्रक्शन, वही पर्पस में, जिस पर्पस के लिए तुम जमा किया था उसी पर्पस के लिए खर्चा करने पड़ेगा, ठीक है।
तब जाके तुमको एग्जाम्शन मिलेगा, अदरवाइज एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो फंडा क्या है कि बेसिकली बोल रहा है अगर तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है, जो कि ना एक रेजिडेंशियल हाउस था, उसको बेच के तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा, उससे अगर हमको एग्जाम्शन लेना है, एग्जाम्शन क्या होता है, इनकम से सीधा सीधी माइनस हो जाता है, एग्जाम्शन एग्जेम्प्टेड, एग्जाम्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, तुम एक नया घर खरीद सकते हो या फिर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, बट इंडिया में एक दो नहीं, तुम दो खरीदा तो एक ही का तुमको मिलेगा, नॉट वन का मिलेगा तुमको, दो खरीदा, खरीदने से नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर, बट तुमको एक का मिलेगा, कोई भी एक घर का ही मिलेगा, ओके। अब क्वेश्चन है कितना मिलेगा, जितना का तुम घर बनाया होगा, या फिर अगर 31 जुलाई दैट इज रिटर्न फाइलिंग का डेट तक तुम्हारा नहीं बना होगा, तो जितना अमाउंट तुम CGDS कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जाके जमा किया होगा, उतना अमाउंट तुमको मिल जाएगा। अब तुम बोले सर पैसा जमा करें तो हम घर कैसे बने, तो उसी अकाउंट से उठा उठा के अब तुमको खर्चा करने पड़ेगा। सपोज हम एग्जाम्पल एक, सपोज तुम जमा किया था कितना, 1 करोड़, 1 करोड़। अब जब तुम घर बनाया, दो आइदर परचेज किया या फिर कंस्ट्रक्शन, तब तुम्हारा खर्च हुआ सपोज 80 लाख। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर से तुम्हारा फाइल को स्क्रूटनी करेगा, देखेगा कि वो तो बोला था कि 1 करोड़ रुपया का वो तो हमसे एग्जाम्शन लेके बैठा है। आप 2 साल बाद अगर तुम परचेस किया होगा या फिर तुमका 3 साल बाद, तो चेक करेगा तुम्हारा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में कितना बैलेंस बचा हुआ। तो देखा 20 लाख रुपया बैलेंस बचा हुआ ना, आगे नहीं, 1 करोड़ जमा किया, तुम खर्चा किया 80 लाख का, अभी 20 लाख बचा हुआ। तो इनकम टैक्स बोला अरे साला तुम तो 1 करोड़ का एग्जाम्शन लिया है, तुम तो 80 लाख का ही माल परचेस किया, कंस्ट्रक्शन किया, तो 20 लाख का तो तुम एग्जाम्शन लेके बैठा है, तो एक काम करो उसको जाके अब तुम्हारी इनकम में फिर ऐड कर देगा 3 साल बाद, ठीक है, ओके। सर वो जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, उसमें अगर कुछ जमा किया उससे ज़्यादा भी अगर कुछ खर्चा ज़्यादा तुम खर्चा किया तो उसका कुछ नहीं मिलने वाला, बस यही मिलेगा तुमको, वाह। ठीक है। कम किया तो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा ना। वही चीज़ यहाँ पे बोला, देखो विड्रॉल कब तुम्हारा जो एग्जाम्शन विड्रॉ हो सकता है, ये वाला फिर लास्ट में करेंगे अभी हम। बोला इफ़ द न्यू एसेट इज सोल्ड, अब क्या हुआ, तुम सपोज जस्ट इनकम टैक्स को तुम ये करने के लिए, इनकम टैक्स को जस्ट बचाने के लिए अपना क्या किया, जानबूझ के एक फ्लैट टेम्पोररी परचेस कर लिया, दिखा दिया कि हाँ हम खरीद लिए, अब तुम क्या किया 3 साल का अंदर ही बेच दिया, तो नहीं होगा बॉस, तुमको मिनिमम 3 ईयर्स तुमको उसको रखने पड़ेगा होल्ड करके, इसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। तुम आज परचेस तो तब सब क्या करेगा, फ्लैट खरीदेगा, बेचेगा, उस पैसे से दूसरा फ्लैट परचेस करेगा, फिर बेचेगा, ऐसे करके तुम बिजनेस कर रहे हो, ऐसे नहीं है। तुमको एटलीस्ट 3 साल तक होल्ड करना है। अगर तुम न्यू एसेट जो तुम परचेस किया था, जिस न्यू एसेट का तुम एग्जाम्शन लिया है, उस न्यू एसेट को अगर तुम सेल कर देता है 3 साल के अंदर, देन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज रिड्यूस बाय द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर। इसको अभी हम लिख के समझाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब ये नया एसेट बेचेंगे तब तो फिर से मेरा कैपिटल गेन होगा, तो उस टाइम जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, उसका जब लेस कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट में से जितना तुमको ऑलरेडी तुम यहाँ पे लिया था वो माइनस हो जाएगा, जितना तुमको एग्जाम्शन मिला था, बिकॉज तुम 3 साल के अंदर बेच दे रहे हैं, तो तुम्हारा यहाँ पे तुमको बेनिफिट दिया यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ पहले हम समझाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोले, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, जो हम बोले 20 लाख का था, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में 20 लाख का अमाउंट यूटिलाइज था मेरा केस में, जमा किया 1 करोड़, खर्चा किया 80 लाख, तो वो बोल रहा कि भाई टैक्स हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, से वो टैक्स हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाएगा। लॉजिक भी है, लॉजिकल भी है, ठीक है। तो क्या सीखे, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसे जो कि ना RH एक रेजिडेंशियल हाउस था, अगर हम सेल करते वहाँ से अगर कैपिटल गेन हुआ, तो उससे एग्जेम्पशन लेने के लिए क्या करने पड़ेगा हमको, दूसरा रेजिडेंशियल हाउस या फिर आइदर परचेस या फिर कंस्ट्रक्शन करने का, बट इन इंडिया में, ओके। टाइम लिमिट क्या है, अगर एक लास्ट 1 ईयर में भी परचेस कर सकते हैं, अभी से लास्ट 1 ईयर ऑलरेडी कर चुके होंगे, या करना है तो 2 साल टाइम में परचेस के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल टाइम में। बट जो भी करना है भाई तुमको रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले कर लेना है। अगर तुम रिटर्न फाइलिंग डेट तक नहीं कर पाए तो क्या करने पड़ेगा, CGDS स्कीम में जाके पैसा जमा करने पड़ेगा, जितना जमा करेगा उतना तुमको देगा। अब CGDS स्कीम में जमा करने के बाद वो फिर 3 साल बाद चेक करेगा कि कितना पैसा बचेगा, जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस होगा वो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉजिकल भी है। दूसरा था जो एसेट तुम भाई एग्जाम्शन लिया है परचेस करके, उसको 3 साल तक तुम नहीं बेच सकता, अगर 3 साल के अंदर बेच दिया होगा, तो जब उस एसेट को बेचेगा फिर से कैपिटल गेन तुम कैलकुलेट तो करेगा, तो उस टाइम हम तुमको जो कॉस्ट बोल के तुम माइनस करेगा, उस कॉस्ट में से ये जो अमाउंट तुमको हम एग्जाम्शन दी थे 1 करोड़ रुपया, वो अमाउंट ऑलरेडी हम माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट कम कर देगा, तुम्हारा क्या कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट ऑनलाइन?
ठीक है, This option can be exercised once in a मतलब वाह रे यार, रुको, तुम तो एडवांस में पढ़ लिए, रुको, जा रे जा। ओके, अब क्या है, इफ द कैपिटल गेन, अब देखो कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट है, जो बोल्ड जितना भी दिखेगा ना इस मैट में वो सब क्या अमेंडमेंट है, रिसेंट अमेंडमेंट। ठीक है, इफ द कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब ये जो हम एसेट बेचे थे रेसिडेंशियल हाउस, तो वहाँ जो मेरा कैपिटल गेन आया 2 करोड़ से कमती है, देन द एसएससी कैन टेक एग्जेम्पशंस ऑन एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 RH। अभी एक का मिल रहा था, बोल रहा था ना, तो बोला तुम 2 घर का ले सकता है अगर तुम्हारा कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से कमती है तो यू कैन टेक द एग्जेम्पशन ऑन अकाउंट ऑफ 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया इंस्टेड ऑफ 1 हाउसेस। बट ये फैसिलिटी तुमको लाइफ में एक ही बार ही मिलेगा 2 घर का, उसके बाद एक बार एक घर का ही मिलेगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम तुमको 2 घर का दे सकता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कमती है। उसके बाद अगर फिर से तुम आरएच बेचा होगा, फिर से कैपिटल हुआ होगा, तो उसके बाद तुमको एक ही घर का तुम ले सकते हैं। 2 घर का ये फैसिलिटी 2 घर वाला ये लाइफ टाइम एक ही बार ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया केशव? तो ये कब मिलेगा, अगर तुम्हारा कैपिटल गेन का अमाउंट भाई 2 करोड़ से कमती है। 2 करोड़ से ज़्यादा है तो एक ही घर, 2 करोड़ से कम है तो तुम 2 घर का ले सकते हो, वही लाइफ में एक ही टाइम, लाइफ टाइम वंस। 2 करोड़ से ज़्यादा है तो एक ही घर, 2 करोड़ से कम है तो 2 घर ले सकते हैं, बट वंस इन अ लाइफ टाइम। तो अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से कमती है तो यू कैन टेक द एग्जेम्पशन फॉर 2 रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया, बट ये ऑप्शन जो है कैन बी एक्सरसाइज वंस इन अ लाइफ टाइम, एक ही बार ले सकते हैं। हो गया? अब सपोज इसको ऊपर बेस करके एक क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 24। इक्कीस का ना, 21 कहाँ गया क्वेश्चन? 21 तो सामने से हो गया, 21 हो गया सर, जॉइंट एमपी पार्टी। अच्छा, तो उसका तो क्वेश्चन वहीं पे था, उसका बाद ही में रुको, सॉरी यहाँ पे है ना, 22 होगा तभी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा 22, 23 एंड 24। 22, 23 एंड 24 ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। मिस्टर एफ सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस which was purchased by him in 1999, मतलब 1/4/2001 से पहले। वही बेसिक कंसेप्ट जो हम बता रहे थे, कोई भी एसेट अगर 1/4/2001 से पहले परचेस किए होंगे तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज हायर, मतलब 1,50,000 कॉस्ट माना जाएगा तुम्हारे लिए। फिर इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगाएंगे। तो विंडो खोल दिया, गर्मी लग रही। द हाउस इज सोल्ड बाई हिम ऑन 16/8/2022 को घर बेचा है। ठीक है, 16/8/2022 को बेचा है 60 लाख रुपया देकर। तो बेचने से क्या हुआ होगा, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑब्वियसली बात है, ये जो रेसिडेंशियल हाउस है और इसका POH इज़ ग्रेटर देन 24 मंथ्स, तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी हो गया। तो यहाँ से तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर बोल रहा है कि भाई एग्जाम्शन के लिए भी कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, देखो। अब बोला था ड्यू डेट ऑफ फंडिंग डेट का 31 जुलाई, इंडिविजुअल के लिए ऑब्वियसली बात है 31 जुलाई होता है। नाउ कंप्यूट द कैपिटल गेन इफ ही इन्वेस्ट ₹10 लाख फॉर अ परचेस ऑफ अ न्यू हाउस ऑन 14/5/2023, दैट इज बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट। रिटर्न फाइलिंग डेट से अंदर अगर परचेस करें तो ठीक है, अगर रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले तुम परचेस नहीं किया देन व्हाट यू हैव टू डू, डिपॉजिट द अमाउंट इन CGDS स्कीम। ठीक है, और क्या किया, एंड अनदर 6 लाख रुपया फॉर परचेस ऑफ अ सेकेंड हाउस ऑन 10 जून को। तो 2 घर ही परचेस किया, तो 2 घर का बेनिफिट मिल सकता है उसका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना से कम है, 2 करोड़ से कम है तो। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ओके, यहीं पे ऐड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर न्यू मैट्रिक, क्वेश्चन नंबर 22,
एक क्वेश्चन है, एक आंसर है यहाँ पे। 22 पेज नंबर कितना था? 5.20। ओके, तो पहले हेडिंग वगैरह दे देना, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह, तो हम वो हेडिंग नहीं दे रहे, LTCG करके रख रहे। यहाँ पे बस प्रीवियस ईयर क्या है 2022-23 एंड इसका असेसमेंट क्या हो जाएगा 2023 एंड 24। ठीक है, और ये एप्लीकेबल इंडिविजुअल के लिए बेसिकली लिखे मेरा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर जो है फॉर द प्रीवियस ईयर दिस असेसमेंट दिस करके। यहाँ पे 2 कलम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इधर आओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। विकास एंड आशीष तुम लोग देखो, ठीक है, एक बार फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। तो कितना है मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना में हम लोग बेचे थे बोलो? 60 लाख में बेचे है ना, 60 लाख। तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा कितना? 60 लाख। ठीक है, लेस करेंगे क्या? एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र, मतलब जब हम सेल किए थे तब क्या कोई खर्चा हुआ लाइक ब्रोकरेज वगैरह, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र तो यहाँ पे है नहीं। तो यही मेरा क्या है, नेट कंसिडरेशंस। ठीक है, नेट कंसिडरेशन कितना हुआ? 60 लाख। अब हम लोग माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ICOA, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है कितना है मेरा कॉस्ट? 1,50,000 में से व्हिचएवर इज हायर, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट क्या था, कोई भी एसेट अगर 1/4/2001 से पहले परचेस करते हैं कैपिटल एसेट, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। तो इन दैट केस 1,50,000। तो 1,50,000 मेरा कॉस्ट है, उसका इंडेक्सेशन क्या हुआ, बेस ईयर 100 इंटू अभी 22-23 का इंडेक्सेशन कितना है? 500 331 330 331 है ना, चेक इट। ये 331 जो 22-23 का इंडेक्सेशन है, ये कितना हुआ था? 4,96,500। ठीक है, और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर रहता तो माइनस करते, यहाँ पे कोई इंडेक्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट है नहीं तो नहीं। तो कितना आया तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स, माइनस करो 55 लाख 3 लाख 55 लाख 55 लाख 3,500। ठीक है, ये रहा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। बट ये तो ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, इससे अभी हमको एग्जामिनेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को? विकास और ये आशीष कुमार, अब क्या करना है, यहाँ से तुमको एग्जामिनेशन मिलेगा। कौन सा सेक्शन में एग्जाम मिलेगा? एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 54। तुम्हारा कैपिटल कितना है? 2 करोड़ से कमती है, तो दोनों घर का तुमको मिल जाएगा। या अमेंडमेंट अगर नहीं होता तो एक ही घर का मिलता, बट इस केस में तुमको दोनों घर का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन 2 करोड़, सो एग्जेम्पशंस फॉर 2RH। तो ये कैसे चेक करेंगे पहले कभी लिया है कि नहीं दोनों का? वो तो अरे क्वेश्चन में तो नहीं बोलते, नहीं लिया खत्म, कैन बी टेकन। तो यहाँ पे तो फर्स्ट घर का कॉस्ट कितना था, एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो पहला घर का कॉस्ट कितना था? 10 लाख 14,500 को, दूसरा घर का 6 लाख, तो 10 लाख प्लस 6 लाख 16 लाख, दोनों बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट ही किया है, तो 16 लाख का तुमको यहाँ पे एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माइनस करने से जो भी आएगा। ठीक है, अमाउंट शो, अंडरस्टूड। अब इसी को लेकर थोड़ा हम खेलते हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा फर्स्ट सिनेरियो। अब सपोज इसी को लेकर थोड़ा हम ये करते हैं
सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में ये वाला, अब सपोज सिनेरियो 1, अब केस नंबर 2 इसी को हम बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। केस नंबर 2 क्या होता है, सपोज ये नहीं रहता, सपोज नॉट परचेस्ड RH बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट। अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक वो RH परचेस नहीं, दैट इज 31 जुलाई 23 तक नहीं करता, नहीं किया, एंड ही हैज़ डिपॉजिटेड, नहीं किया तो ही हैज़ डिपॉजिटेड इन CGDS कितना, सपोज 20 लाख, सपोज 20 लाख जमा किया, तो क्या होता, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था ग्रॉस में वो 55 लाख था, 55 लाख 3500, उससे माइनस होता है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 कितना, 20 लाख। ये तुम्हारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। तो यहाँ पे तुमको नोट देने पड़ेगा, यही नोट देने पड़ेगा कि सिंस he has not purchased or constructed property within 2 years, that is before return filing date, तो and he has deposited इतना अमाउंट, तो exemption equals to इतना अमाउंट, बस खत्म, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब सपोज इसी में हम ऐड करते हैं, कंटिन्यू नहीं हुआ पेज, केस नंबर 2 है ना, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या हुआ कि आफ्टर 3 years amount of rupees 5 lakh remains unutilized in CGDS scheme। तो क्या होगा आफ्टर 3 years, मतलब सपोज कौन सा ईयर होगा, 22 23 23 24 24 25 25 26, उसके बाद सपोज 26 27 में, तो उस साल 26 27 जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, इट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना, वो जो अनयूटिलाइज अमाउंट था 5 लाख, राइट। केस नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसी फोकस करना है, सब सिनेरियो हम कवर कर रहे हैं। अब वहाँ पे बोला था ना, जो तुम कैपिटल एसेट सपोज परचेस किया, जैसे कि इस केस में हम कैपिटल एसेट परचेस किए थे, राइट, 16 लाख रुपया, तो 3 साल तक हम नहीं बेच सकते फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस से। तो तुम कब परचेस किया था, ये परचेस किया था 14 मई 2023 को, ठीक है। तो 14 मई 2023 को परचेस किए थे RH कितना में, 10 लाख, एंड सोल्ड इन, सपोज अगले साल ही बेच दिया, तो हम करते हैं 1 साल बाद बेचा, क्या होगा, सपोज 20 अक्टूबर 2024 को बेच दिया, सोल्ड फॉर रुपीज़ 15 लाख में बेच दिया, तो क्या होगा सिनेरियो, तो 24 को कब बेचा है, 24-25 को बेचा है, ये कौन से ईयर के अंदर फॉल करता है, 2024-25 में बेचा है, ठीक है। और ये कौन सा ईयर था, 2023-24 था, प्रीवियस ईयर की बात करें, तो जिस साल बेचा दैट प्रीवियस ईयर में उसका तो लॉन्ग टर्म, उसका कैपिटल गेन तो कैलकुलेट हो गई, प्रीवियस ईयर 2024-25 में यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ लॉन्ग टर्म भी हम कर सकते थे, एक ही बात है, ठीक है, हम शॉर्ट टर्म लेके कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका फुल वैल्यू कितना है बेचा, वो 15 लाख में बेचा, ठीक है। माइनस करेंगे हम क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, तो तुम बोलेगा सर कॉस्ट कितना था, 10 लाख था, तुम करेगा 10 लाख, नो 10 लाख नहीं देगा इनकम टैक्स, तुमको बोलेगा कि भाई ये एसेट कौन सा वाला एसेट था, ये एसेट जो 10 लाख है, ये वाला का तुम बेनिफिट लिया है यहाँ पे, ये रहा सेक्शन 54 में, तो वे एसेट अगर तुम 3 साल के अंदर बेचता है, तो जितना हम तुमको एग्जेम्पशन दिए, कितना दिए, 10 लाख में 10 लाख दिए हैं, तो तुमको 10 लाख तुम्हारा था लेस एग्जेम्पशन
गिवन अंडर सेक्शन 54, नाउ विथड्रॉन। कितना? 10 लाख। तो तुम्हारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? नील। तो 15 लाख के ऊपर तुम्हारा कैपिटल गेन लगेगा, सॉरी 15 लाख के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। ये कौन सा हुआ? शॉर्ट टर्म। ये चाहे तो हम लॉन्ग टर्म का लेके भी एग्जाम्पल कर सकते थे। 24 साल का हम 2 साल का बाद बेचते, क्या हो जाता? तो इन दैट केस जब इंडेक्सेशन का निकालते माइनस हो जाता है। ठीक है, एक सिनेरियो है। अब सिनेरियो नंबर, सपोज केस नंबर 5। ये समझ में आया केस तो सबको? ये कौन सा पॉइंट है बोलो तो? ये वाला पॉइंट। ये जो बोला था ना कि जो बाद में जब तुम ये एसेट को 3 साल के अंदर बेच देता है, तो जब तुम फिर उस एसेट जब बेचा होगा, नया एसेट का कैपिटल गेन कैलकुलेट तो करेगा, तो जो जो पुराना एसेट था उसका कॉस्ट को हम जो जितना तुमको एग्जाम से मिल चुका वो हटा देंगे। तो यहाँ पे तो पूरा एग्जाम से मिला था हमको, तो पूरा हम हटा दिए। इसका दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता था? सपोज यहाँ पे जो हम यहाँ पे ले रहे, सपोज एग्जाम्पल से केस नंबर 5 जिसका हम करें, केस नंबर 5 सपोज अगर उसे हम 11 लाख में बेचे होते तो 1 लाख ही मिलता, वो यहाँ पे 1 लाख होता। हाँ 1 लाख होता, समझी नहीं? मतलब 10 लाख का कंसिडरेशन मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है यहाँ पे, और 10 लाख से 1 लाख माइनस हो तो 1 लाख ही बनता है यहाँ पे। बेचा तो 15 लाख है, कॉस्ट तो नहीं लोगे उसका। वो बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर नहीं, जो एक्विजिशन जो हो रहा है नहीं हाँ, पड़ेगा। हाँ वो वाला सिनेरियो, हाँ वो वाला एग्जांपल हम तुमको दे रहे, वही वाला। अब सपोज इसी केस में कैपिटल गेन था। सपोज इफ अमाउंट जो भी हम इन्वेस्ट किए थे आरएच में, अगर ये मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो तुमको मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? LTCG मिलेगा। सपोज इसी एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज तुम्हारा कैपिटल गेन हुआ था 55 लाख का, ओके? तो तुम्हारा कैपिटल गेन अगर 55 लाख का हुआ था, ठीक है? अब तुम जो नया एसेट में परचेस किया था, सपोज वो था तुम्हारा 60 लाख का, तो तुम बताओ, तो LTCG था तुम्हारा कितना? हम केस नंबर 5 फर्स्ट सिनेरियो लेके चलते, ठीक है? 55 लाख में तुम्हारा क्या हुआ था? अब तुम लेस किया था सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन, हो जाएगा एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना? 55, 60 कि 55? मैक्सिमम 55। जितना कैपिटल गेन है उससे ज़्यादा तो हम एग्जाम्पशन नहीं ले सकते ना। हुआ यहाँ पे तुम्हारा नील हो गया था LTCG टैक्सेबल। तो 60 लाख का एसेट, अब ए सिनेरियो, अब देखो अब क्या है, इसी 60 लाख का एसेट को तुम बेचा कितना में? सपोज 80 लाख में बेचा, ओके? अब यहाँ पे कॉस्ट क्या था मेरा? 60 लाख। तो लेस एग्जाम्पशन कितना मिला था? 60 लाख ना 55 लाख? तो 55 लाख, बाकी 5 लाख तुम उससे माइनस कर सकता है। दैट इज तुम्हारा कैपिटल गेन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 75 लाख। यही था ना तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है? तो सब सिनेरियो कवर कर लिए, ठीक है? तो अगर कोई एसेट में 100% एकदम से मिल गया था तो उसका पूरा कॉस्ट नील हो जाएगा, जैसे कि ये वाला केस में। अगर 100% नहीं मिला था, बिकॉज एसेट का इन्वेस्टमेंट ही मेरा कैपिटल से ज़्यादा किए थे, तो जितना कैपिटल में उतना ही मिला था। लाइक ये वाला सिनेरियो, जब बाद में अगर 3 साल के अंदर हम इसको बेच देते तो मैक्स माइनस जो होगा 60 लाख थोड़ी 55, जितना हमको एग्जाम्पशन मिला था उतना ही माइनस होगा ना। तो बाकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल के रहेगा। तो ये रहा तुम्हारा कैपिटल गेन। केस 5 अंडरस्टूड? ऑनलाइन कोई डाउट? केशव, रुमकी, लक्ष्मी, अर्चना, क्या नाम है उसका, आशीष कुमार, विवेक, विकास? नहीं सर कोई डाउट? क्लियर हो गया ना ये कंसेप्ट? हाँ सर। एक लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम PDF भेज देंगे, घर पे जाके इसको अच्छे से अपडेट कर लेंगे, ओके? चलो, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन किए, एक ही क्वेश्चन से सब कंसेप्ट हम लोग क्लियर हो गया, ठीक है? अब आ जाते हैं हम इसमें। तो ये पूरा जो भी लिखा हुआ था ये समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है? चलो, अब सेक्शन 54B, 54 कैपिटल बी, पहले बेटा क्या था? सेक्शन 54 था। यहाँ पे क्या था? आरएच बेचेंगे तो लेना भी क्या है? आरएच ही लेना है। ये क्या था? आरएच बेचकर, ये जो सेक्शन 54 था, ये आरएच बेचकर आरएच ही लेना है तुमको। लॉन्ग टर्म आरएच बेचा तो तुम आरएच ही लेना है। बट यहाँ पे क्या था?
यहाँ पे तुम बेस क्या रहा है, ट्रांसफर करा एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया। अच्छा रूरल इंडिया होता तो क्या होता, तो होता ही नहीं कैपिटल गेन, बिकॉज रूरल इंडिया को तो कैपिटल ऐसे डेफिनेशन में नहीं आता है, इसीलिए अर्बन एरिया का बोल रहा है। तो अगर मेरा अर्बन एरिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड था, वो चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो हम बेचे, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा कैपिटल गेन हुआ, आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, आइदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो उससे एग्जाम्पशन लेने के लिए क्या करने पड़ेगा, तो बोला तुम एक काम करो, एक दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, कहीं पे भी, तुम अर्बन में भी खरीद सकते हो या फिर रूरल में भी खरीद सकते हो। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर हम बेचें वहाँ से, अगर अर्बन एरिया में बेचें, बिकॉज रूरल वाला तो ऐसी कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से तो ऐसे भी तुम्हारा नहीं होगा, तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता टैक्सेबल का, टैक्स लाइबिलिटी का। तो अगर उससे बेचे तो उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे अगर कोई एग्जाम में क्लेम करना तो क्या करने पड़ेगा, आई हैव टू परचेस अनदर एग्रीकल्चर लैंड। ये कहीं भी ले सकते हैं, अर्बन एरिया में भी ले सकते हैं या फिर गाँव वगैरह रूरल एरिया में भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है तो सर एग्जाम कितना मिलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। अगर हम रिटर्न फाइलिंग डेट तक खरीद लिए, तो अगर नहीं खरीदे तो क्या करने पड़ेगा, CGTS स्कीम में जमा करो पैसा, जितना जमा करेगा उतना मिलेगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट। अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक खरीद लिए तो ओके, उतना ही अमाउंट, नहीं खरीद पाए तो जितना तुम जमा करेगा उतना ही, और जितना अनयूटिलाइज रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, तेरा अनयूटिलाइज अमाउंट 2 साल के बाद या 3 साल बोल रहा था, या 2 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम लिमिट दिया 2 साल, तुमको अगर सपोज खरीदना है ट्रांसफ़र करने के बाद, तो 2 साल तक अंदर तुम खरीद सकते हो, परचेस विद इन 2 ईयर फ्रॉम द ट्रांसफर डेट। ट्रांसफर डेट से 2 साल के अंदर, कमिंग 2 ईयर्स में तुम खरीद सकते हैं। अब 2 साल बोला है तो 2 साल तक, दैट इज मेरा रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद भी अगर हम नहीं परचेस किए तो क्या करने पड़ेगा, CGTS में जमा करने पड़ेगा। उसके बाद तुम अपना काम करते रहो। तो जितना, अब सपोज तुम CGTS में जमा किया था सपोज 2 करोड़, तुम खरीदा कितना में, 1.5 करोड़ में, तो अभी तेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, 50 लाख। तो 50 लाख 2 साल बाद टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन थे, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन था, 3 साल तक तुम RH रेसिडेंशियल हाउस बेच नहीं सकेगा, तो यहाँ पे ये बोला कि तुम 3 साल तक नहीं बेच पाएगा। ठीक है, अगर बेच दिए तो क्या होगा, अगर हम बेच दिए देन द कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड विल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट एग्जम्प्ट अर्लियर, जो सेम। ठीक है, दैट इज वो लैंड को जब हम फिर से बेचेंगे, फिर से कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, तो लेस जब कॉस्ट करेंगे तो ये वाला जो एग्जाम से मिला था माइनस कर देंगे, सेम जो थोड़ी देर पहले हम कंसेप्ट कराएं। ठीक है, तो ये रेसिडेंशियल हाउस का था, बट वो लॉन्ग टर्म बेच रहे थे, परचेस RH कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बेच सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और खरीदना भी क्या है, एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है। जस्ट हाईलाइट करना है क्या था, एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, खरीदना क्या है, अनदर एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन या फिर रूरल एरिया में। ठीक है, क्लियर, इसको बेस करके भी एग्जाम्पल है। ये सही है ना, बीच में 2 नोट्स घुस गए यहाँ पे। और एग्रीकल्चर लैंड वाला है कहाँ, कितना में है, ये रहा तुम्हारा, एक साथ ही कराते रहो, इसको कर ले पहले। अब आते इंपॉर्टेंट, ये जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 54। देखो है तो सभी इंपॉर्टेंट, बट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 54 जो अभी हम कराएं, RH वाला था 54 EC, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 54। ये सब का नाम याद रखना है सेक्शन का। ओके, सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54 EC, सब याद रखने की जरूरत है, बट जहाँ जहाँ हम बोल रहे याद रखना है तो वहाँ पर याद रखना है एकदम से चैप्टर। तो ये सेक्शन 54 EC क्या है ये बोल रहा है, देख रहे हैं कितना टाइम लगता है सेक्शन को समझाने में। बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तुम कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कोई भी ट्रांसफर किया, जो कि ना क्या होना चाहिए भाई, लैंड और बिल्डिंग या फिर बोथ। अगर तुम लैंड और बिल्डिंग बेचा है, ट्रांसफर किया, कोई कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो वहाँ से तुमको अगर एग्जेम्पशन क्लेम करना है, ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, तो एक काम करो, तुम बॉन्ड परचेस करो, किसका, ये 4 कंपनी का, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, या फिर RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, या फिर PFCL पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, पावर फाइनेंस का। ठीक है,
तीसरा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC का, ये 4 कंपनी का बॉन्ड में तुमको इन्वेस्ट करने पड़ेगा, तब जाके तुमको, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इसको प्रमोट कर रहा है। तुम्हारा उस कंपनी का बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करेगा तो क्या उसको पैसा मिला। अगर हम किसी कंपनी का बॉन्ड परचेस करते हैं मतलब कि हम उसको पैसा दे रहे हैं ना, तो बैंक से लोन नहीं लेके हमसे लोन ले रहा है, और वो बॉन्ड के लिए हम बन जाएंगे उसके लिए डिवेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, तो हमको इंटरेस्ट फिक्स देते रहेगा। मेरा फ़ायदा क्या है, हम उस मेरा एक फिक्स इंटरेस्ट मिलते रहेगा हमको, ठीक है। प्लस हमको एग्जाम्शन भी मिल जाएगा कैपिटल गेन का, और उसका फ़ायदा है कि सोर्स ऑफ फंड उसका आ गया, अब उसको लेके कहीं भी इन्वेस्ट करके वो अपना पैसा कमाएगा, राइट। हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं देखना चाहता गवर्नमेंट। तो नाउ क्वेश्चन है कि यहाँ पे सर कब तक कर लेना पड़ेगा, टाइम लिमिट तो होगा, बोला कि 6 मंथ्स के अंदर, विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। जब भी तुम्हें लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह बेचा है, उस बेचने का डेट से 6 महीने के अंदर तुम इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर नहीं मिलेगा, तो 6 मंथ्स का अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि सर कितना, मैक्सिमम 50 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरा कैपिटल गेन 50 लाख से भी कम है तो उतना ही मिलेगा। अच्छा, वो मेरा कैपिटल गेन 50 लाख से ज़्यादा है, अब इन्वेस्ट किया हम 60 लाख, तो मैक्सिमम 50 लाख ही मिलेगा। दूसरे सिनेरियो मेरा कैपिटल गेन हुआ 30 लाख, हम इन्वेस्ट है 40 लाख, तो 30 लाख ही मिलेगा। बट मैक्सिमम अगर मेरा कैपिटल गेन का अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अब 50 लाख का ही, तुम जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करो बट एग्जाम्शन 50 लाख ही मिलेगा, ओके। इसका भी टाइम, इसका भी पीरियड रेस्ट्रिक्शन है, क्या 5 साल तक तुम इसको बेच नहीं सकता, 5 ईयर्स, यहाँ पे 5 ईयर्स तक तुम बेच नहीं सकता। The SEC must hold the above asset bond for 5 years from the date of purchase। से भाई 5 साल तक तुम बेच नहीं सकते हो। अगर बेच दिया तो अगर बेच दिया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कॉस्ट से माइनस करा तो माइनस नहीं करे, डायरेक्ट बोलो इफ़ द बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड या फिर कन्वर्टेड, कन्वर्सन हम समझाएंगे अभी, ठीक है। अगर बॉन्ड तुम ट्रांसफर कर दो, किसी को बेच देता है या फिर कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्सन क्या होता है समझा रहे, विदिन अ 5 ईयर्स, देन क्या होगा, देन द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर, जो तुमको पहले अमाउंट एग्जाम, सपोज यहाँ पे 40 लाख दिया था, सपोज 50 लाख की फूल दे दिया, जो भी एग्जाम से तुमको मिला था, एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ सेल। पहले में क्या था, कॉस्ट से माइनस कर रहा था, तो यहाँ पे कॉस्ट से उसका माइनस नहीं करेगा, जो एसेट जब तुम सेल करेगा वहाँ तो कैपिटल गेन जो होगा होगा, प्लस सीधा सीधी ये बोला एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम तुमको टैक्सेबल कर देंगे, जितना एग्जाम्शन पहले देते उतना, अंडरस्टैंड। अगर 5 साल के अंदर तुम बेच दिया तो इसको अब हाईलाइट करके पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली सेक्शन 54। तो एक चीज़ सोचो, तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं तो दो बेनिफिट मिलेगा। सोचो तो क्या क्या बेनिफिट, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल हाउस, अगर रेसिडेंशियल हाउस में बिल्डिंग में फॉल करता है, ठीक है। अगर हम रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं तो सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस बेच कर अगर हमको बेनिफिट लेना है एग्जाम्शन का, तो क्या कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग, एक दूसरा घर खरीद सकते हैं हम, तो सेक्शन 54 का मिल जाएगा। प्लस हम बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी तो अलाउ कर रहे हैं ना बॉन्ड। सपोज कुछ एसेट खरीद लिए हम, सपोज हमको 2 करोड़, हम 5 करोड़ का हम क्या किया, RH बेच के 5 करोड़ का मेरा कैपिटल गेन हुआ, तो हम क्या किया, सपोज 2 करोड़ का एक नया RH खरीद दिए रेसिडेंशियल हाउस, तो वहाँ पे मिल गया हमको 2 करोड़ का बेनिफिट। अभी मेरे पास 3 करोड़ है, ठीक है, तो मैक्सिमम 50 लाख तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं हम 54 इसी में, तो 50 लाख तुम यहाँ इन्वेस्ट कर दो, तो तुमको 2 सेक्शन का बेनिफिट मिल गया ना। 2.5 करोड़ तुम्हारा एग्जाम इनकम कम हो गया, तो 2.5 करोड़ के ऊपर 30% मार, कितना टैक्स बच गया, 2.5 करोड़ पर 20% मारो, ठीक है, समझ में आया। तो सेक्शन 54 इसी क्या मिलेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, ऐसे जो कि ना लैंड एंड बिल्डिंग अगर बेचे तो उससे अगर एग्जाम्शन, उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उससे एग्जाम्शन लेना है तो हमको बॉन्ड परचेस करने पर, किसका, NHAI का, RECL का, पावर फाइनेंस का एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 4 कंपनी का बॉन्ड परचेस करने पड़ेगा। मैक्सिमम कितना हम जितना चाहे इन्वेस्टमेंट जो भी हम करें, बट मैक्सिमम एग्जाम्शन कितना मिलेगा, 50 लाख। इस साल करें या दूसरे साल करें, बट 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसफर। दूसरा, इसका कितना सा रेस्ट्रिक्शन क्या है, लॉकिंग पीरियड क्या है, जिसको हम लॉकिंग पीरियड बोलते हैं 5 साल। 5 ईयर का अंदर अगर तुम बेच दिया होगा या फिर कन्वर्ट कर, अब क्या कन्वर्सन मतलब क्या बोला पता है, इसको तुम क्या क्या मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले लिया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सन। कन्वर्सन मतलब टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक बाई प्लेज, इसको हम प्लेज करके, बॉन्ड को हम प्लेज कर दिया है मॉर्गेज करके, ठीक है। बॉन्ड को हम बैंक में जाके जमा कर दिया, आप रखो बॉन्ड सर्टिफिकेट, हमको लोन दो, सिक्योरिटी, तो इन दैट केस कन्वर्सन कर लिया,
तो भी तो ट्रांसफर ही हुआ अल्टीमेटली। केस स्टडी आता है सीए फाइनल में, क्यों क्या किया, लोन को कन्वर्ट कर दिया, तो तुम बोले बेचा तो नहीं है, बट कन्वर्सन इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, ठीक है। तो उस केस में भी तुम्हारा 5 साल के अंदर कर लिए, तो जब भी करेगा तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन जितना भी मिला था उतना तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ दैट सेल दैट कन्वर्सन, ठीक है। 3 सेक्शन समझ में आया। सेक्शन 54 क्या था, हम रेसिडेंशियल हाउस बेच रहे थे, तो उसके बाद वो भी कौन सा, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस, मतलब जो हम 24 मंथ्स के बाद बेचे होंगे परचेस करने का या फिर कंस्ट्रक्शन के बाद, तभी जाके लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस होता है। उससे बेच के जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे अगर कोई एग्जेम्पशन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 54 में, तो क्या करने पड़ेगा, दूसरा रेसिडेंशियल हाउस परचेस करने पड़ेगा, ठीक है। कितना, अगर पहले किए होंगे तो 1 साल के अंदर फ्रॉम अभी से लास्ट 1 ईयर, बाद में करे तो 2 साल या फिर 3 साल, परचेस के लिए 2 साल, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल। अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर हम नहीं परचेस कर पा रहे तो क्या करने पड़ेगा, सीजीडीएस स्कीम में जाके पैसा जमा करने पड़ेगा, जितना जमा करेंगे उतना मिलेगा हमको, ठीक है। अब 3 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा तुम्हारा बैलेंस कितना बचा हुआ सीजीडीएस स्कीम में, जितना अनयूटिलाइज बैलेंस रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, तुम्हारा लॉकिंग पीरियड 3 साल, जो हम न्यू आरएच परचेस किए थे या फिर कंस्ट्रक्शन, ये 3 साल तक तुम फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस या फिर कंस्ट्रक्शन 3 साल तक तुम नहीं बेच सकते। अगर बेच दिया होगा तो क्या होगा, जब तुम बेचेगा तो फिर से जो तुम कैपिटल कैलकुलेट करेगा तो कॉस्ट से माइनस कर देगा जितना तुमको एग्जेम्पशन दिया था, ओके। और यहाँ पे क्या था, एक अमेंडमेंट था कि अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से कमती है, ठीक है, तो लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम 2 घर का तुम बेनिफिट ले सकते हो एग्जेम्पशन का, ठीक है। बस दूसरा क्या था तुम्हारा 54 कैपिटल बी, एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचे, वो भी अर्बन एरिया वाला, तो हम कहीं पे भी ले सकते, गांव में भी ले सकते हैं या फिर अर्बन में भी ले सकते हैं दूसरे एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे 2 साल टाइम था, इसका भी लॉकिंग पीरियड 3 साल था। 3 साल का अगर बेच दिए तो वही जितना अमाउंट एग्जाम किए थे पहले उतना माइनस कर दिया कॉस्ट एक्विजिशन से, जब फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तीसरा देखिए सेक्शन 54 इसी, यहाँ पे क्या था, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल के जो कि लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसे जो कि लैंड में बिल्डिंग वगैरह हम लोग बेचते हैं, तो वहाँ से अगर कोई एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो सेक्शन 54 इसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए बॉन्ड वगैरह परचेस करने के लिए NHAI, RECL, पावर फाइनेंस, इंटर रेलवे का कितना मैक्सिमम 50 लाख तक एग्जेम्पशन मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट जितना बचेगा, बट 6 मंथ्स का अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से। और इसका लॉकिंग पीरियड कितना है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक हम ये बॉन्ड वगैरह को नहीं बेच सकते। अगर बेच दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म, जितना एग्जेम्पशन दिया उतना टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसको ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन कर ले पहले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, कुछ डाउट रहने से बोलना, ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या जो हम करा रहे हैं उसको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला मिस्टर ए सोल्ड किया एक रेसिडेंशियल हाउस। अरे और एक चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल किसके लिए था, ये इंडिविजुअल एचयूएफ इंडिविजुअल, ये 54 से ऑल एसएससी के लिए, दैट इज कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है ये। दैट इज सपोज तुम्हारा कंपनी कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह बेचा, कैपिटल गेन किया, उससे बचने के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पड़ेगा उसको। बाकी जो अभी ऊपर वाला था किसके लिए था, इंडिविजुअल ऑल, सबके लिए ये हम भी को भी मिलेगा, कंपनी को भी, फर्म को भी, एलएलपी को, सबको मिलेगा, ठीक है, याद रहे। नाउ ये मिस्टर ए सोल्ड किया एक रेसिडेंशियल हाउस विच वॉज परचेज बाय हिम इन 1998 फॉर रुपीज 60 लाख। तो 1/4/2001 से पहले अगर कोई भी कैपिटल से मच्छर बंद कर 1/4/2001 से पहले अगर कोई भी कैपिटल ऐसे अगर हम परचेस करते हैं, उसका कॉस्ट क्या मानेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिच एवर इज हायर। ये हायर है 1,60,000। नाउ ये घर को हम कब बेचे हैं, ऑब्वियसली रेसिडेंशियल हाउस के लिए क्या था पीरियड ऑफ होल्डिंग, 24 मंथ्स के बाद बेचे होंगे तभी लॉन्ग टर्म होगा, तो आफ्टर 24 मंथ्स ही बेचे, ठीक है। तो 16 जुलाई 22 को बेचे, ये कौन से ईयर में फॉल करता है, 22-23 में फॉल करता है, प्रीवियस ईयर। कितने बेचे, 50 लाख में बेचे हम, तो ये मेरा क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या होता है, इंडिविजुअल 31 जुलाई। अब नाउ कंप्यूट द कैपिटल गेन इफ, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बोल रहे हैं। क्या बोला, इफ ही इन्वेस्ट ₹3 लाख फॉर परचेस ऑफ अ न्यू हाउस ऑन 14 मई, 14 मई मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले कर दे रहा है, ठीक है, तो उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट इसमें जमा करने की जरूरत नहीं है। एंड ही ऑल्सो पेड रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द हाउस एंड ब्रोकरेज 50,000 ईच। ये ईच मतलब क्या, हाउस के लिए रजिस्ट्री 50,000 एंड ब्रोकरेज 50, तो ये क्या होगा 50-50 1 लाख, यहाँ मिस्टेक हो सकती है, ओके। ईच बोला, व्हाट ईच, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 3 लाख प्लस इसका ये मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख प्लस ये भी तो इन्वेस्टमेंट है क्या 1 लाख, 4 लाख का, इसको 4 लाख का बेनिफिट एग्जाम्पशन मिल जाएगा ना,
3 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है। दूसरा क्या बोला और कहाँ इन्वेस्ट किया, ही ऑल्सो इन्वेस्टेड इन 3,10,000 इन कैपिटल अकाउंट स्कीम ऑन 30 जून 2023 को। नाउ ही परचेस्ड, अलग से दूसरा सिनेरियो बोल रहा है, ही परचेस्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज़ इतना 1,08,2022 बाद में परचेस किया, इसीलिए CGDS में किया था। तो अभी इसके पास कितना बैलेंस अनयूटिलाइज होगा, 60,000 ना। तो ये 60,000 कब टैक्स होगा, 3 साल बाद, आगे नहीं, 3 साल जब खत्म हो जाएगा 3 साल बाद ये करेगा 60,000, जो अनयूटिलाइज जो बैलेंस बचा होगा इसका कितना 60,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा LTCG करके आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ये डेट से। ना ही परचेसेस अ न्यू हाउस, थर्ड दूसरा सिनेरियो क्या बोल रहे हैं, इस केस में एक कितना मिलेगा, 3 लाख ही मिलेगा पहले, ठीक है। बाद में जाके 3 साल बाद फिर 60,000 जो है तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सी नंबर सिनेरियो क्या है, अलग अलग सिनेरियो, ओके। ही परचेज अ न्यू हाउस फॉर ₹2,50,000 20 जुलाई, दैट इज रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले किया है, यानी इसको बेच दिया भाई, अगला साल ही बेच दिया। तो ये सिनेरियो भी हम कंसेप्ट कराएंगे, क्या हो जाएगा। तो अभी तो 2,50,000 उसको एकदम से मिल गया था, बट जब ये फिर बेचा 7 लाख में, यहाँ से जब माइनस करें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस तो 2,50,000 माइनस हो जाएगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट, ही परचेज अ हाउस फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस ऑफ हिज डॉटर। तो हाउस ये परचेज किया ना, पर्पस चाहे कुछ भी रहे, ओके। लेट्स कंटिन्यू। अब क्या है जो हम करा रहे थे, बी वाला हो गया तुम्हारा पॉइंट, अब सी नंबर पॉइंट, ही परचेजेज अ न्यू हाउस फॉर ₹2,50,000 ऑन 20 जुलाई 2023 को। उसके बाद अगला ही साल हम क्लेम कर लिए होंगे सेक्शन 54 में एग्जेम्पशंस, ठीक है। तो भाई 3 साल तक रुकना चाहिए था, हम अगला साल ही बेच रहे, तो क्या होगा, जो हमको पहले एग्जेम्पशन मिले तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो है ये सेक्शन 54 के ऊपर ही था, ये भी सेक्शन 54 के ऊपर ही था, ओके। ये तो हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा ना अलग अलग सिनेरियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जो अभी हम लोग किए हैं, ये तुम्हारा सेक्शन 54B एंड 54EC वाला मिलाकर है यहाँ पे। मिस्टर एक्स परचेस किया एक एग्रीकल्चरल लैंड इन कोलकाता, तो अर्बन एरिया में परचेस किया था, कब कितना में परचेस किया था, 6 लाख रुपया देके परचेस किया था, ओके। 2008-9 में द एग्रीकल्चरल लैंड वॉज, दिखाया नहीं मेरे वहाँ पे क्या है, सोल्ड, कब बेचा वो, 20/2/2023 में बेचा है 1,80,00,000 रुपये देकर, ठीक है, 1,80,00,000 रुपये देकर बेचा है ना। अब क्या किया, क्या उसका इन्वेस्टमेंट क्या किया, कहाँ के इन्वेस्ट किया पैसा, एग्रीकल्चर लैंड, डेट बताओ, डेट जस्ट यहाँ पे सही से आया नहीं, 28/3/2023 को एग्रीकल्चर लैंड इन अ विलेज इन्वेस्ट किया, और NHAI, और इसका डेट बताओ, 29/3/23 और 2/4/23, ये अलग अलग डेट में इन्वेस्ट किया, 23, ओके, 23 अलग अलग डेट में इन्वेस्ट किया। तो यस, ये सेक्शन 54 कैपिटल बी क्या बोल रहा था, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है अर्बन एरिया में, उसको बेच के अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उससे एग्जेम्पशन क्लेम करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लो, कहीं भी कर सकते हैं, अदर विलेज या फिर अर्बन। डेट क्या था, 2 साल, तो आराम से कर सकते हैं हम। कब बेचा, 20 फरवरी, तो आराम से ले सकते, तो कितना, 1,80,00,000। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहीं पे शॉर्ट में निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था, 1,80,00,000, ठीक है। उससे लेस करेंगे क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, तो कितना होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2008-9 का इंडेक्सेशन कितना था बताओ, 137, जिस साल परचेस किया तो उस साल का इंडेक्सेशन इनटू जिस साल बेच रहे उस साल का, इस साल का भी क्या 331, 22-23 का कितना आया, 1,44,00,000 नहीं, 14,49,635, यही तो सही से मल्टीप्लाई किया है, तो 14,49,635,
तो तुम्हारा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया, जो भी आया होगा कितना आया, 1 करोड़ 80 से माइनस करो, 1 करोड़ 65 लाख, 10,364। 1 करोड़ 65 लाख 50,000 365 कर लो, ठीक है। हो सकता है इन लोग ऐड लेस में गलती हो सकता है, तुम लोग कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, एग्जेम्पशन, एक है सेक्शन 54B वाला, कितना मिलेगा पूरा 75 लाख माइनस कर सकते हैं हम। तो हम क्या किया, ये सेक्शन 54B वाला में, बिकॉज वो बोला था ना एक एग्रीकल्चर लैंड बेच के अगर दूसरे एग्रीकल्चर लैंड हम परचेस करते कहीं भी गांव में या विलेज में, तो दोनों अलाउ है, तो कोई लिमिट तो था नहीं, ठीक है। तो हम 1 करोड़ 65 में से आराम 75 इन्वेस्ट किए यहाँ पे, तो आराम से हम 75 क्लेम कर सकते हैं, 75 लाख। तो अभी भी तुम कैलकुलेटर में माइनस करो, तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, 90,50,000 बचा हुआ है, ठीक है। 1,65,50,365 माइनस 7,75,000, तो 90,50,365 अभी भी मेरे पास आ रहा है। तो अब हम क्या किए, एक बॉन्ड परचेस किए NHAI का एंड RSCL का, कब किए, 6 महीना के अंदर किए क्या, देखो तुम बेचा कब था 25 फेब को, तो उससे 6 मंथ्स का अंदर ही हम किए, विदिन 6 मंथ्स ही है ये जो है, इट इज़ लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का अंदर ही हम परचेस किए हैं। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा बोला है वहाँ पे, 50 लाख। तो हम सेक्शन 54EC, सेक्शन 54EC का माना कि 48 + 47 कितना होता है, 40 40 80 90 लाख 50 लाख नहीं आ रहा। यही दोनों ऐड करो कितना होता है, 48 + 40 95 लाख, ठीक है, 95 लाख। बट हमको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50 लाख, सब्जेक्ट टू कितना तुम्हारे पास बैलेंस था, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 50 लाख ही यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तुम्हारा लास्ट में जो होगा ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन था सर यहाँ पे बॉन्ड का कैसे मिल गया, बिकॉज बॉन्ड में क्या था, सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग था, लैंड और बिल्डिंग बोला था ना, तो ये लैंड तो है, तो दैट इज अगर कोई भी लैंड बेचेंगे हम, ठीक है, अगर अर्बन इंडिया में है तो वहाँ पे 2 सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है, एक उस सेक्शन खुद का 54B वाला, अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच के लेते हैं तो मिल जाएगा, वहाँ पे लैंड बोला था, चाहे एग्रीकल्चर नॉन एग्री दोनों वहाँ पे चलेगा बोला था सेक्शन 54EC में, दूसरा सेक्शन 54EC का भी बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इसलिए सेक्शन 54EC का भी बेनिफिट मिल गया, समझ में आया, ऑनलाइन समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में, क्या बोल रहे देखो, अर्जुन फर्निसेस द फॉलोइंग, नेक्स्ट टाइम से भाई स्कैन जब करोगे तो ठीक से करना, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मैं एक काम करना उसको बीच में फाड़ने पड़ेगा, ठीक है। अर्जुन फर्निसेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड रिक्वेस्ट यू योर एडवाइस टू दी कैपिटल गेन का, क्या है देखो क्या बोल रहा है, हाँ, टू द लाइबिलिटी टू कैपिटल गेन क्या होगा, एडवाइस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एज एडवाइस तुमको एडवाइस देना है कि रेसिडेंशियल हाउस वो बेचा है, वो क्या बेचा है, RH, परचेज बाय हिम ऑन 10 मार्च 2010 को, कितना में परचेज किया था, 1,05,000 है परचेज किया था, बेचा कितना में, 5 लाख में बेचा है, कब बेचा है, 2/1 को बेचा है, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 में, ये प्रीवियस ईयर 2022 एंड 23 में बेचा है, ओके। तो यहाँ से आराम से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, बगल में ये कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ठीक है, कल कर लोगे तुम लोग, ठीक है। क्या करना है, सेलिंग प्राइस कितना 5 लाख से माइनस करना है 1,05,000 का, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे लिखा है, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 2,000, ये कौन सा है 9-10 का इंडेक्सेशन इंटू 22-23 का इंडेक्सेशन 331, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उससे माइनस क्या होगा, अगर RH खरीदता है तो RH का मिलेगा सेक्शन 54 वाला, दूसरा था 54EC भी मिल सकता है इसको। तो अब क्या किया देखो, इनकर्ड द एक्सपेंसेस, अच्छा एट द टाइम ऑफ परचेस, अभी कहानी खत्म नहीं, जो परचेस किया था ना जब 1,05,000 तो ये खर्चा हुआ था, तो ये भी इसको लेने पड़ेगा ना। अब ब्रोकरेज के टाइम में बेचा है तो ब्रोकरेज से मतलब 4,000 जो माइनस होगा, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र ये माइनस हो जाएगा सेल से, हाँ कि नहीं, ये जो 5 लाख का सेल वैल्यू था उससे माइनस हो जाएगा।
और ये वाला 2,000 जो है ऐड हो जाएगा 1,05,000 के साथ, और ये जो 4,000 जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सब होमवर्क है तुम लोगों का। अब नाउ ये सब करके हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, ओके, बिकॉज 24 मंथ से ज़्यादा ही है पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब नाउ ही हैज़ इन्वेस्टेड ₹70,000 इन बॉन्ड विथ NHAI। ये पैसा जो मिला था उसका इन्वेस्टमेंट किया, और क्या किया है कि कैपिटल गेन स्कीम में जमा किया 2 लाख रुपया। न्यू घर परचेस करेगा बोलिए, कब किया है? फॉर परचेस ऑफ न्यू हाउस ऑन 1 जुलाई, दैट इज रिटर्न फाइनल डेट से पहले कर दिया अर्जुन के लिए। एंड 1,80,00,000 किया है 1/9/2023 को। रिटर्न कब फाइल किया? 15 जुलाई। तो एक बात बताओ, ये 70,000 जो था 54 EC वाला, इसका पूरा पूरी मिलेगा? हम ये अज्यूम करके चले जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इस अमाउंट से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम 50 लाख मिलते हैं, तो ये आराम से 70,000 मिल जाएगा 54 EC, बिकॉज वो क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर तुम अगर बॉन्ड परचेस करता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, वो बॉन्ड परचेस के हो गया। और फिर यहाँ पे क्या था, RH बेच के हम दूसरा RH परचेस करेंगे। तो अगर RH परचेस नहीं कर पा रहा है तुम CGDS में जमा करो, बट रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले। अब यहाँ पे देखो, रिटर्न फाइलिंग डेट था 15 जुलाई, बट जमा कितना किया? 2 लाख एक किया 1 जुलाई को, अगेन जमा किया 1,80,00,000, 1,80,00,000 1/9 को। तो कौन सा वाला? दोनों मिलेगा ना? एक मिलेगा, एक मिलेगा, यहाँ गलती मत करना, एक मिलेगा। रिटर्न फाइलिंग डेट कब है? 15 जुलाई को किया है। उससे पहले क्या जमा किया? एक साथ को ही जमा किया ना 2 लाख, तो बस एक उसके बाद जो जमा किया उसका उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एक का मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड? ऑन दिस फैक्ट कंप्यूट करो ये वगैरह जो है, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये होमवर्क। नेक्स्ट, ये कौन सा सेक्शन? ये भी NHAI का, ये भी कर लेते हैं। मिसेस विमला सोल्ड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो ये भी RH बेची है। ठीक है, जोधपुर में कितना ये बेची है भाई? 18 लाख में बेची है, बट उसका स्टैम्प डिपार्टमेंट का वैल्यू कितना था? तो यहाँ कौन सा सेक्शन आ जाएगा? वेरी गुड, सेक्शन 50C यहाँ पे आ गया। सेक्शन 50C बोला रुको भाई, हम भी है बीच में। वो बोल रहे अब तुम क्या करेगा, 18 लाख के साथ 10% और ऐड करके देखो कितना होता है। 18 लाख का 10% ऐड करने से 19,60,000। ठीक है, 18 लाख का साथ डायरेक्ट मारो 10%, हाँ 80,000, सॉरी, 18 लाख प्लस 10% करो 19,80,000। तो 10% करने से कितना आता है? 19,80,000। तो ये सेक्शन 50 से क्या था, बोलता है कि जब भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन यू तुम चेक करो, तुमको 10% का कुशन देते हैं, तुम 10% ऐड करो सेलिंग प्राइस के साथ, कितना आ रहा है? 19,80,000। तब भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या है? 19,80,000 जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। इन दैट केस जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 25 लाख, यही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। याद आ रहा है? ये मेरा FVC आ गया। नॉट 18 लाख तुम्हारा सेलिंग प्राइस नहीं माना जाएगा, 20-25 लाख ही माना जाएगा। ओके, ठीक है। विकास एंड क्या नाम है उसका, आशीष कुमार, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? ये सेक्शन 50C था, वहाँ बोला गया था अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कमती है, तो तुम एक काम करो, सेलिंग प्राइस के साथ 10% ऐड करके तुम देखो, उसके बाद भी अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस कम आ रहा है, इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है। अब नाउ अब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन है वो लोग ऑनलाइन में? ये लोग दोनों तो है ही नहीं। कुछ बताया नहीं, छोड़ो, नहीं है। तुम अब क्या है, तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन तुम्हारा 25 लाख हो गया। द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड फॉर 1,01,50,000 देके ऑन 1 जुलाई 2012 को परचेस किए थे हम लोग। ठीक है, एंड सी पेड ब्रोकरेज 2% एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये माइनस कहाँ से होगा? 25 लाख से माइनस होगा सेल के टाइम में, नॉट परचेस वाला। परचेस होता तो इसके साथ ऐड होता, ये जो सेल के टाइम में ब्रोकरेज दिया ना, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, तो 25 लाख से माइनस होगा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। ठीक है, नाउ सी इन्वेस्टेड रुपीज़ 2 लाख इन पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे। 25 लाख से माइनस करना है, और जो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर 2 लाख, ये 2 लाख जो है किसके ऊपर होगा? 18 लाख ना 25 लाख ऊपर, 18 लाख के ऊपर। ये गलती मत कर देना, 2% ऑन 18 लाख भाई। ठीक है, ये गलती मत कर देना। और इन्वेस्ट अब क्या हो तुम्हारा, माइनस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो तुम्हारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इससे इन्वेस्टमेंट क्या करना हमको देखना है कि हम क्या किए।
आई हैव इन्वेस्ट ₹2 लाख इन परचेस ऑफ लैंड एंड इनकम ₹5 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो एक परचेस तो किए हैं, बट कब तक किए हैं? एंड ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह परचेस किए हैं। ईच मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा इंटू 2। तो डेट नहीं बताया, तो अज्यूम करें कि रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले कर लिया होगा। तो इसको कौन सा सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? 54 मिल जाएगा। सेक्शन 54 वाला 2 लाख प्लस 5,000, 2 लाख प्लस 5,000 प्लस तुम्हारा एक कितना 50, 5 5 1 लाख। तो 1 लाख का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, आई मीन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का जो भी है। नाउ और किसका मिलेगा? 54 इसी का ये मिलेगा ना, 2 लाख रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है। बस लास्ट में जाके टैक्सेबल कैपिटल में एडमिट करना हो जाएगा ये। अब लास्ट में क्या बोला है? 27 देखो क्या बोल रहा है। सेल किया फ्लैट इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो रेसिडेंशियल भी हो तब भी चलेगा, नॉन रेसिडेंशियल भी हो। सेक्शन 54 इसी के लिए क्या था? रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल कुछ मतलब नहीं है, फ्लैट में बिल्डिंग होना चाहिए था, कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल था। तो फ्लैट बेचा, ठीक है बेचा है, तो कितना ही बेचा? इतना ही बेचा है। इसका इंडेक्सेशन का कॉस्ट कितना था? इतना। तो डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ही परचेज द फॉलोइंग RECL एंड कमर्शियल फ्लैट। अच्छा एक बात, कमर्शियल फ्लैट बेच के, अगर कमर्शियल फ्लैट बेचेंगे इसका बेनिफिट कहीं है? नहीं है। तो इसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा तुमको। RH बेच के RH का था, कमर्शियल फ्लैट का तो नहीं था, बट इसका मिल जाएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो कैपिटल गेन है तुम्हारा वो। ये सेक्शन 54 इसी वाला मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? वो RH नहीं है। RH बेच के RH ही मिलेगा तुमको। बाकी तुम लैंड बिल्डिंग वाला बेच के तुमको तो वहाँ पे बॉन्ड ही लेने पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी क्या था? 54 आई। अच्छा ज्वेलरी वाला था, ज्वेलरी वाला यहाँ पे आ जाता है, पहले ये कर लेते हैं। सेक्शन 54F है, नॉट I, दिख रहा है I, एक्चुअली ये है कि F, सेक्शन 54F, ठीक है। एकदम अच्छे से स्कैन नहीं किया तुम। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। सेक्शन 54 इसी ऑल के लिए था, बट बाकी जितना भी 54, 54B एंड यहाँ 54F जो है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए एप्लीकेबल है। किस लिए एप्लीकेबल है? अरे विकास, तुम्हारा वो फ्रेंड कहाँ चले गया? आशीष कुमार। सर पता नहीं सर, तो था थोड़ा देर पहले। नेट खत्म हो गया क्या उसका? उसको बोल तो बैकअप नहीं देंगे हम ऐसा कंडीशन, ठीक है। एनीवे, तो ट्रांसफ़र ऑफ एनी लॉन्ग टर्म, सेक्शन 54 तुमको समझ में आ रहा है ना विकास? हाँ सर, ठीक है जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिए। ठीक है ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी, यहाँ पे बोला एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी तक जो भी था सेक्शन 54 में लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या था? RH था, रेसिडेंशियल हाउस। सेक्शन 54 कैपिटल B में क्या था? लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन इंडिया था। 54 इसी में क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग ही था। वो RH हो, नॉन RH हो, कुछ भी हो, RH हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, कुछ भी। और 54F में क्या है फिर? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट RH। तो सबको यहाँ कवर कर लिया, तो बाकी जो बचा हुआ था यहाँ पे आ गया। इसका मतलब RH को तू अलग अलग लिया था तो नाइंसाफ़ी हो रहा था बाकी कैपिटल एसेट के लिए, तो बाकी को बोले लो बाकी लोग के लिए है। समझ आया? और रेसिडेंशियल हाउस के लिए 54 था, इवन 54 इसी भी था। और नॉन रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, सबके लिए तुम्हारा 54 इसी था, ठीक है। और 54B था तुम्हारा इसके लिए, एग्रीकल्चर लैंड अर्बन के लिए था। और 54F की बाद बाकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है RH छोड़कर, ज्वेलरी फोलेडी जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, पर सबको की बेनिफिट कहाँ दे रहा है? देखो लॉन्ग टर्म में दे रहा। एक मात्र तुम्हारा ये था जो तुम्हारा 54B जो था एग्रीकल्चर लैंड, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों था, बाकी सब लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक। एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस एंड, तो क्या हुआ? तो रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम बेचे, तो बेचने से क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब उससे अगर एग्जाम्पशन लेना है तो क्या करने पड़ेगा? बोला दूसरा एक तो रेसिडेंशियल हाउस परचेस करो। एक रेसिडेंशियल हाउस नहीं है मगर बेच रहे कुछ अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, बट हमको लेना क्या है? तुमको रेसिडेंशियल हाउस लेना है। सेक्शन 54 के साथ कंफ्यूज मत करना। वहाँ RH बेच के RH ले रहे थे, यहाँ पे नॉन RH छोड़ के कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के हमको दूसरा एक तो RH लेने पड़ेगा, रेसिडेंशियल हाउस लेने पड़ेगा इन इंडिया में, तब जाके सेक्शन का एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54F, ठीक है। टाइम लिमिट क्या हुई? ऐसी पहले लेगा तो 1 साल, बाद में लेगा 2 साल परचेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल सेम है। इसका भी सेम फंड है 3 साल तक। वो जो ऐसे तुम अब एग्जाम्पशन हम आएंगे लास्ट में कराते हैं,
सेम जो एसेट तुम परचेस किया होगा एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए 3 साल तक तुम उसको बेच नहीं सकता। अगर बेच दिया होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब माइनस नहीं होगा, पहले क्या था माइनस हो रहा था, ठीक है, अब माइनस से डायरेक्ट तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से टैक्सेबल हो जाएगा जो इतना एग्जाम्पशन दिया था पहले। सेक्शन 54 में 54 इसमें क्या किए थे, इस सेक्शन 54B में माइनस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे, डायरेक्ट एज इट इज जितना एग्जाम्पशन जितना मिला था तुमको वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो, ठीक है। अब नाउ जो अब क्वेश्चन है सर हमको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। बोला कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, या फिर नहीं कर पाने से क्या करने पड़ेगा, CGDS में जमा करेंगे हम, तो अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन CGDS जो भी है उसको डिवाइड करना है नेट कंसिडरेशन से, मल्टीप्लाई करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। बेसिकली ये क्या बोलने मांग रहा है कि जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसको तुम एक काम करो, कंसिडरेशन उसमें से तुम्हारा कंसिडरेशन कितना था, कितना पैसा मिला था और तुम कितना इन्वेस्ट किया, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। तुम्हारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था सपोज 50 लाख हुआ, तुमको पैसा मिला था सपोज 1 करोड़, ठीक है, इन्वेस्ट कितना किया तुम उसमें, कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, तो आउट ऑफ द कंसिडरेशन हाउ मच यू इन्वेस्टेड वो परसेंटेज में तुमको मिलेगा। इसीलिए क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, कितना पैसा मिला था सेल करके, उसमें से तुम कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखा है, तो रटेगा तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को प्रोपोर्शनेट करेंगे किसका, नेट कंसिडरेशन एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय कितना पैसा मिला था, नेट कंसिडरेशन पैसा कितना मिला था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू करना है कितना हम इन्वेस्टमेंट किए RH में या फिर CGDS में कितना जमा किए, बस। कंडीशन क्या है, ये सेक्शन 54F का बेनिफिट तभी मिलेगा जब तुम्हारा पास मैक्सिमम एक ओल्ड है और एक न्यू, एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा घर तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी 2 घर है तो वो सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक पुराना घर है और एक तुम नया ले सकते हो, पर 2 से ज़्यादा तुम नहीं ले सकते, ओके। तो एक साथ 2-3 प्रॉपर्टी ले लिया तो कोई भी एक सेशन तुमको देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 1 ओल्ड हाउस, दैट इज शुड नॉट ओन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस अदर देन द न्यू हाउस, न्यू छोड़ के पुराना एक उसके पास होना चाहिए। 2 से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस तुम ओन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा ऑलरेडी, अगर तुम्हारे पास 1 से ज़्यादा घर है तो तुमको 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, सपोज तुम CGDS में जमा तो कर दिया था, अब जो तुम्हारा अनयूटिलाइज रहेगा वो क्या होगा, वो भी पहले अभी क्या पूरा होता है, यहाँ भी क्या प्रोपोर्शनेट होगा, अमाउंट अनयूटिलाइज डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू LTC, वही रेशियो में, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनेट होगा। अब बोल रहा है कि अगर इफ परचेजेस विद इन 2 years और कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर किया फ्रॉम द रेट ऑफ एसेट अदर देन द न्यू हाउस देन एग्जाम्पशन सो ग्रांटेड अर्लियर शैल बी टैक्सेबल एज LT। अब क्या हुआ, सपोज तुम बोला था कि हम नया घर बनाएंगे या फिर नया घर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसीलिए तुम CGDS स्कीम में जमा किया था पैसा, एग्जाम्पशन क्लेम भी किया, बट तुम एक्चुअली में तुम क्या किया, दूसरा एसेट परचेस किया जो तुम बोल रहा था। तो बोल रहा भाई अगर ऐसा हुआ तो जो तुमको एग्जाम्पशन दिए थे इट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोला ना, इफ परचेजेस 2 साल के अंदर या फिर कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अनदर रेसिडेंशियल हाउस, अनदर रेसिडेंशियल, अच्छा सॉरी गलत बोले हम, ये दूसरा था, ये तुम्हारा क्या था, एक तो तुम्हारा क्या दूसरा, मतलब एक घर तो हम परचेस कर चुके थे, तुमको बोला था ना एक के साथ एक ही होगा, अब अगला 3 साल तक भी तुम दूसरा घर नहीं खरीद सकते। बोला ना इफ़ परचेस, अगर तुम परचेस करता है अगला 2 साल के अंदर या फिर 3 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन करता है एक दूसरा रेसिडेंशियल हाउस को फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट, ये ओरिजिनल एसेट जो तुम ट्रांसफर करते हो उस डेट से 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर तुम नया घर अगर बनाता है, अदर देन द न्यू हाउस, जो न्यू हाउस जिसके लिए हम एग्जाम्पल उसको छोड़कर, दैट इज 3 नंबर घर का बात कर रही है, देन अगर एग्जाम्पशन जो तुमको मिला था इट विल बी टैक्सेबल एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दैट इज 3 साल तक तेरे पास मैक्सिमम 1+1 ही होना चाहिए, 3 साल तक, ये जो 1+1 है 3 साल तक होना चाहिए, मतलब 3 साल का अंदर भी अगर तुम एक घर तो तुम बेच दिया, ठीक है, एक तुम्हारा पास ओल्ड हाउस था, एक था, अब और एक तो क्या है तुम्हारा, फिर एक तुम बेचा, एक बेच के तुम नया लिया, तुम 1+1 था तुम्हारा, और एक तुम अगर तुम यहाँ पे ले लिया तो तुम्हारा क्या 3 हो जाएगा, तो तुम्हारा जो एग्जाम्पशन पहले दिया था वो विथड्रॉ हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर से बताते इसको, तो सेक्शन 54F क्या था, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। ये तुम्हारा क्या है,
आरएच छोड़कर जो बाद बाकी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम बेचते हैं उसमें अगर मेरा कैपिटल गेन हुआ, उससे अगर एग्जाम्पशन क्लेम करना है तो हमको दूसरा आरएच परचेस करने पर रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया में, तब जाके हमको एग्जाम्पशन मिलेगा। वो भी कितना, पूरा पूरी नहीं मिलेगा भाई, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। किसका प्रोपोर्शन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इतना कंसिडरेशन में तुम इतना परचेस किया है, इतना इन्वेस्ट किया सीजीडीएस में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा कंडीशन, क्या है? मैक्सिमम 1 ओल्ड हाउस होना चाहिए, इसको छोड़कर, नया को छोड़कर, 1 + 1 2 से ज़्यादा नहीं। और कंडीशन क्या है परचेस का? अगर तुम क्या तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक नहीं कर पाए तो 1 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर है, 3 ईयर है, ठीक है। और 3 साल के अंदर तुम अगर बेच दिया तो जो तुमको एग्जाम्पशन दिया था पहले वो टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें यार, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ टैक्सेबल नहीं हो रहा था, यहाँ पे माइनस कर दे रहा था कैपिटल गेन में, यहाँ पे माइनस में डायरेक्ट टैक्सेबल कर दे रहा, यही डिफरेंस है, ठीक है। अब सीजीडीएस का जो अमाउंट अनयूटिलाइज रहा था, ये एज इट इज टैक्सेबल हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट होगा। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड नेट कंसिडरेशन इनटू अमाउंट अनयूटिलाइज्ड। दूसरा, अगर तुम अगला 2 साल के अंदर या फिर अगला 3 साल के अंदर दूसरा एक रेसिडेंशियल हाउस बनाता है या फिर खरीदता है, ठीक है, अदर देन द न्यू हाउस, जो न्यू हाउस का तुमको एग्जाम्पशन मिला है, देन जो एग्जाम्पशन पहले मिला था वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। यदि अगला 3 साल तक तुम्हारे पास नया, ये जो न्यू हाउस छोड़ के नया न्यू हाउस फिर मत खरीदने चले जाना, ठीक है। 3 हो जाएगा, ओके। तुम क्या होगा, तुम बोला अरे एक काम करते हैं, अभी तो बोला था 1 + 1 होना चाहिए, तो अभी नहीं खरीदते, हम 2 साल बाद खरीदते हैं। नो, 2 साल तुम खरीदना, 3 साल बाद तुम खरीदो, ठीक है। परचेस के लिए 2 साल, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल, ओके। अब क्या है सेक्शन 54D, सेक्शन 54D। तो सेक्शन 54D क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज बिकॉज ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशंस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तुम्हारा ऐसा जगह इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था कि गवर्नमेंट क्या कंपल्सरी एक्वायर कर लिए तुम्हारा, एंड तब तुम्हारा क्या, अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपल्सरी एक्वायर किया, तुम्हारा लेकर कैपिटल गेन तो हुआ। अब इस कैपिटल गेन से अगर कोई एग्जाम्पशन क्लेम करना है तो क्या करेंगे, दूसरा फैक्ट्री बनाने पड़ेगा हमको, दूसरा फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग में हमको इन्वेस्ट करने पड़ेगा, तब जाके सेक्शन 54D का बेनिफिट मिलेगा। मतलब फैक्ट्री होना चाहिए। हाँ, दूसरा फैक्ट्री में एक गया तो दूसरा फैक्ट्री का लैंड एंड बिल्डिंग में हमको इन्वेस्ट करने पड़ेगा, तब जाके सेक्शन 54D का बेनिफिट मिलेगा। वो भी कितना साल के अंदर भाई? 3 साल के अंदर। अब 3 साल के अंदर अगर तुम बेच दिए तो क्या हो जाएगा, सेम फंडा 54 का तरह, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन अर्लियर। जो सेक्शन 54 में था, जब फिर से कैपिटल, ये इसको अगर बेचेंगे, सपोज ये लैंड एंड बिल्डिंग हम खरीदे थे, अब 3 साल के अंदर फिर से हम बेच दिए, तो फिर से कैपिटल के मेरा कैलकुलेट करेंगे, तो लेस जब करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, तो अगले वाला जो एग्जाम्पशन था वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सीजीडीएस स्कीम एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली रिटर्न फाइलिंग डेट तक तो नहीं हो पाएगा, तो मुझे जमा करने पड़ेगा सेम, ठीक है। सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F एंड 54D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग के लिए भी, ठीक है। अब आए थे क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन 28, 29, 30, 31। और भी एक है तुम लोग का, इस मैट में दूसरा एक तो मैट होता है, छोटा मैट होगा, उस छोटा मैट में, वो छोटा मैट तुम कहाँ है लाया? मेरे पास जीरोक्स लेकर आना, उसको अगला दिन क्या करना हमको याद दिलाना, तो उसका हम करा देंगे, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्वेलरी परचेस किए थे हम 10 लाख रुपया देकर 1/8/2004 को, इसको बेच, तो ज्वेलरी क्या है, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, F54F का बात कर रही है, ये जो है 54F का बात कर रहा होगा, ठीक है। एंड सोल्ड किया कितना में, 61 लाख में। बेचने का टाइम में हमको ब्रोकरेज देने पड़े 1 लाख, तो नेट कंसिडर क्या हुआ, 61 लाख माइनस 1 लाख, 60 लाख माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस 10 लाख डिवाइडेड बाय 2004-5 का इंडेक्सेशन इनटू 2022-23 का इंडेक्सेशन 331, तो आ जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखना है तो इससे बचने के लिए क्या करने पड़ेगा भाई, हमको रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करने पड़ेगा। तो यू हैव इन्वेस्टेड 40 लाख रिटर्न फाइल से पहले, वो 40 लाख का पूरा मिलेगा कि प्रोपोर्शनेट मिलेगा, क्या होगा, नेट कंसिडरेशंस कितना था, 60 लाख, इसमें तुम इन्वेस्ट कितना किया भाई, 40 लाख,
कैपिटल गेन इनटू जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उतना ही तुमको एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, हो गया। सपोज इन द क्वेश्चन नंबर 27 द एसेट परचेस्ड एसएससी परचेस मोर देन वन हाउसेस, एक 2024 में और एक घर परचेस किया, तो क्या होगा, जितना एग्जाम्शन उसको मिला था टैक्सेबल हो जाएगा ना एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक साल 2024 में और एक घर खरीद लिया, अच्छा तो क्या हुआ, 2 साल तक परचेस का था लिमिट, कंस्ट्रक्शन 3 साल तक नहीं खरीद सकता था, ले लिया, तो जो एग्जाम्शन पहले मिला था वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस कर दो, तुम लोग जो घर में करोगे ना क्वेश्चन नंबर रेफर कर दो, एग्जाम्पल 28, 29। ठीक है, ये सब में भी ऐड कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या बोल रहा है। मिस्टर ए सेल किया है शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर ₹8 लाख में। 8 लाख रुपये देके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर्स बेचा है। तो अदर देन RH कब बेचा है, 1/10 को। परचेस कब किया था, अक्टूबर को। तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या था, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ, बट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस ही। तो यहाँ पे खरीद परचेस कितना में किए थे हम, 50,000 में, बेच कितने में, 8 लाख में बेच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा इंडेक्सिंग का बेनिफिट लेकर। ठीक है, now he wants to utilize the sale amount of sale consideration for purchase of construction of a new residential house, तो section 54F। he already owns one residential house at the time of sale। ठीक है, एक है तो ठीक है, दूसरा को तो मिल ही जाएगा। नाउ क्या किया, वो डिपॉजिट किया थे 4 लाख रुपया 30/4 को, तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो, और एक तो एग्जाम्शन का है वो तुम लोग लाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको पॉज करते हैं, उसके भी साथ ही साथ करा देते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखो सेक्शन 54D हम लोग का भी हो चुका है जो मूसमैट से कराएं। अब आ जाते हैं सेक्शन 54G, GA एंड और एक लास्ट है 54G। ठीक है, सेक्शन 54G क्या है तुम्हारा, डी किसके ऊपर था, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो अभी हम करा दिए। ये तुम्हारा एसेट अगर बेचे तो यहाँ से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इसको बचने के लिए, आई मीन एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए हमको फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करनी पड़ेगा 3 साल के अंदर। ठीक है, और दूसरा 54G क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स फ्रॉम अर्बन एरिया टू सेमी अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया। हम अर्बन एरिया से कोई सेमी अर्बन एरिया में जा रहे हैं या फिर कोई रूरल एरिया में जा रहे हैं इंडस्ट्रियल को शिफ्टिंग करने के लिए। तो बिकॉज ऑफ दैट शिफ्टिंग वगैरह हम हो सकता है, कुछ एसेट वगैरह बेचे वगैरह है, तो उसके लिए कोई कैपिटल गेन हुआ है, तो उससे अगर हमको एग्जाम्शन क्लेम करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, तो तुमको इन्वेस्ट करने पड़ेगा उस पैसे को लेकर फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी में। नया होना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी न्यू। है कभी कोई क्वेश्चन में देता है न्यू, नॉट सेकेंड हैंड, नॉट सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड होगा तो नहीं होगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरीज, न्यू फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग में। टाइम लिमिट क्या है, अगर पहले किया होगा तुम डेट ट्रांसफ़र से पहले तो 1 साल, बाद में करने के लिए 3 साल टाइम है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स फ्रॉम अर्बन एरिया। इसे एक्चुअली लेस इंपॉर्टेंट है इंटर लेवल के लिए, फाइनल लेवल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी स्टिल देख कर जाना। और इंस्टीट्यूट का मैथ में जो सम्स होगा तुम लोग लास्ट क्लास से मार्क करके लेकर आना, हम वहाँ से कराएंगे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू SEZ। SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हर कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। ठीक है, सेम द कैपिटल गेन डिपॉजिट रिसीव का प्रोविजन एप्लीकेबल है, मतलब वही रिटर्न फाइनल रेट के अंदर नहीं करेगा तो जमा करेगा, बाद में अनक्लेम्स रहेगा तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन, जो भी तुम्हें जो नया नया एसेट तुम परचेस किया है, इस एसेट को 3 साल तक तुम नहीं बेच सकते। अगर 3 साल के अंदर बेच दिए तो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट एक्सेप्टेड अर्लियर, जैसा सेक्शन 54 में हम लोग किए थे। जब बेचेंगे तब फिर से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, तो लेस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे उस कॉस्ट में से जो एग्जाम्शन मिल गया था हमको वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डी किसके ऊपर है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से, इसमें एसेट कौन से कवर है, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, तो फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग की परचेस करना है हमको 3 साल के अंदर। 54G क्या था, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन टू सेमी अर्बन और या फिर रूरल एरिया में। तो यहाँ पे एसेट क्या खरीदने पड़ेगा हमको, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग या फिर प्लांट में से जो भी न्यू
टाइम लिमिट 1 ईयर 3 ईयर्स। 54GA क्या था? शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू SEZ एरिया में, ठीक है। कैपिटल के डिपॉजिट इसका प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड एसेट अगर 3 साल के अंदर ये सब एसेट जो परचेस किए एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए बेच देते हैं, तो जितना अमाउंट पहले मिला था तुमको एज एग्जाम्पशन वो तुम्हारा कॉस्ट कैलकुलेशन से माइनस हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फाइनल लेवल के लिए इंटर पे देख लेना एक बार के लिए जस्ट। सेक्शन 54GB, ठीक है, सेक्शन 54GB, सेक्शन 54GB, डी था, जी था, GA था, यहाँ पे GB हो गया। और फर्स्ट मैट में हम लोग क्या किए? 54 RH बेच के RH, 54B एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चरल या रूरल कुछ भी लैंड, और 54EC लैंड बिल्डिंग बेच के, चाहे रेसिडेंशियल हो कमर्शियल कुछ भी बेच के बॉन्ड लेना है। 54F अदर देन RH बेच के RH लेना है, ओके। और 54G यहाँ पे आ गए, कम क्या क्या था? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। 54G क्या था? शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू सेमी अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया। और 54GA क्या था? शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू SEZ एरिया। और GB क्या है? इंपॉर्टेंट है। GB क्या बोला? ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। यहाँ बोला अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम बेचते हैं, वो क्या है? बीइंग रेसिडेंशियल हाउस या फिर प्लॉट ऑफ लैंड। हम कोई RH बेचे तो RH के लिए 54 तो था, 54EC तो था, फिर और एक तो आगे 54GB, ठीक है। अगर हम RH बेचते हैं या फिर कोई लैंड बेचते हैं, तो उस बेस के जो मेरा पैसा आया, उस पैसा को हम अगर इन्वेस्ट करते हैं इन अक्वायरिंग मोर देन 25% इक्विटी शेयर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या फिर कुछ स्टार्टअप का, एलिजिबल स्टार्टअप का, रिटर्न फाइलिंग डेट्स का अंदर जिस साल तुम कैपिटल गेन हुआ एसेट बेचा, उस साल जो तुमको पैसा मिला नेट कंसिडरेशंस का पैसा को अगर हम दूसरा कंपनी का जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है या फिर एलिजिबल स्टार्टअप का अगर शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो एटलीस्ट मोर देन 25%, अरे मिनिमम 25 तो करना ही पड़ेगा, मोर देन 25% में, तब जाके हमको एग्जेम्पशन मिलेगा। बट वो भी डिपेंड करता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट किए हैं वो कंपनी मेरा पैसा को लेके कुछ एसेट परचेस किया होगा तो। अब देखो, अब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये जो था ये इन्वेस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इन्वेस्टर क्या कि इन्वेस्ट कर दिया, अब ये कंपनी क्या करेगा? उस पैसे को लेके परचेस करेगा भाई 1 साल के अंदर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन डेट से। हम जिस दिन उसका इक्विटी शेयर्स में सब्सक्राइब किए हैं उस दिन से 1 साल के अंदर वो पैसा को लेके क्या करेगा? आइदर न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेस करेगा। अगर नहीं कर पाया भाई, रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर नहीं कर पाएगा, तो क्या करने पड़े? उस सामने वाला कंपनी वो पैसे को लेके CGDS स्कीम में जमा करेगा, तब जाके हमको एग्जेम्पशन मिलेगा, ओके। अभी तक क्या था? हम डायरेक्टली कर रहे तो हो जाता, बट अभी हम जहाँ पे इन्वेस्ट करें दूसरा कंपनी में, वो दूसरा कंपनी अगर रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो अच्छा है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग में, न्यू बोले, नॉट ओल्ड, सेकेंड हैंड नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर पाया तो CGDS स्कीम में जमा करो, ठीक है। जमा करके फिर बाद में खरीद लेगा वहाँ से, तब जाके हमको एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? वही प्रोपोर्शनेटली मेरा पैसा का कितना वो इन्वेस्ट किया, हम जितना उसको कंसिडरेशंस दिए थे, ठीक है, नेट कंसिडरेशन हमको जितना मिला था उसमें से सामने वाला न्यू फैक्ट्री प्लांट मशीनरी में या फिर CGDS में कितना इन्वेस्टमेंट किया इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? इसे नेगेटिव लिस्ट में डालना चाहिए, तुम तगादा करना शुरू कर देगा मालूम। ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? यही क्वेश्चन दे देगा, एक RH तुम बेचा होगा, एक RH बेच के तुम्हारा कैपिटल हुआ होगा, तुम दूसरा एक कंपनी, उस क्वेश्चन में तुम दूसरा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी का इक्विटी शेयर्स ऑफ SME, ठीक है, कोई भी इक्विटी शेयर्स ऑफ SME मान स्मॉल एंड मीडियम कंपनी का स्टार्टअप का तुम इन्वेस्ट किया होगा, रिटर्न फाइलिंग डेट से अंदर ही अंदर तुम इन्वेस्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो एग्जाम तुमको तभी मिलेगा जब सामने वाला कंपनी न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी में अगर परचेस किया होगा, तो क्वेश्चन में दे देगा सेकेंड हैंड, तो तुमको उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, यहाँ काउंट नहीं होगा। जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया होगा वही वाला तुम्हारे यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है, एग्जाम्पशन कैलकुलेशन के लिए, तब जाके तुमको एग्जाम्पशन मिलेगा, प्रोपोर्शनली मिल जाएगा कितना नेट कंसिडरेशन में, कितना वो इन्वेस्टमेंट किया न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बस खत्म। इसको एक क्वेश्चन बना के दे देगा, CA फाइनल में ये सब रिलेवेंट होता है, इंटर के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली
स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली है, सो दैट क्या हो, स्टार्टअप कंपनी को भी तो पैसे चाहिए, फंडिंग। हम लोग सब क्या करते हैं, शेयर मार्केट में थ्रू लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप है, प्राइवेट होता है, उन लोगों का शेयर्स में भी इन्वेस्ट करो यार, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो ये था तुम्हारा एग्जामिशन के ऊपर आज का क्लास में हम लोग देखें, ठीक है। कल के क्लास में जो बाकी छोटा मोटा चैप्टर्स जो है वो हम लोग फोकस करेंगे। बेसिकली ज़्यादा बचा हुआ नहीं है अब जो है, अब क्या है, एक्सेम्प्ट ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र तो है बट तुम्हारा कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसमें। तुम लोग एक ऑलरेडी पता है गिफ्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत है, अगला क्लास में हो जाएगा मिसलेनियस पॉइंट्स। अगला क्लास में और जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को देखना है, वो है तुम्हारा, अभी तक शेयर्स के ऊपर हम लोग कुछ किए नहीं है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है वो। ये रहा कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, प्रैक्टिकल है। हम लोग सब कुछ शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट वगैरह करेंगे वो हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो जाके ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट किए थे, ये सब तो हो गए थे ना तुम लोगों को? हाँ, ये सब तो आई होप कि तुम लोग सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूरा नहीं करता। ये सब तुम लोग का होमवर्क रहा, ठीक है। 37, 38, 39, ठीक है, ये सब देख कर रहना। 41 है, इम्पॉर्टेंट है, इसे May 17 में आया हुआ था। तुम लोग का होमवर्क रहा सब, ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म। कहाँ तक 41 तक? 41 नहीं, यहाँ से हाँ